राइट, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। राइट, आप लोगों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी आ रहा है। ओके, जबरदस्त, ठीक है जनाब। अच्छा, दुबई की बात की जाए और शेख मोहम्मद की बात ना की जाए, ये कैसे हो सकता है? तो मैं बस किक ऑफ यहीं से करूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है शेख मोहम्मद, और इनके ऊपर तकरीबन 9 किताबें लिखी हुई हैं, और उनमें से एक जो किताब है जो मैंने पढ़ी है वो माई स्टोरी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप इसकी जरा बुक्स वगैरह पढ़ें, क्योंकि जब आपको आइडिया होगा कि लीडर्स क्या होते हैं, वो सोचते कैसे हैं, वो कैसे डेवलप करते हैं, और ये जो वक्त हमारे पास आने आने वाला है ये बहुत ही डिफरेंट टाइम है एज कम्पेयर टू जो पीछे हमारा टाइम गुजरा है। और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ प्री कोविड वर्ल्ड, पोस्ट कोविड वर्ल्ड से। तो ये प्री कोविड पोस्ट कोविड का जो डिफरेंस है उसमें हमें अब किस तरह के लीडर्स चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो करंट लीडर्स हैं हमारे पूरी दुनिया के अंदर, वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपनी शायद पुरानी टैक्टिक्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और संभल नहीं, ना खुद संभल पा रहे हैं ना कंट्रीज को संभाल पा रहे हैं। तो एक तरह से बहुत क्योस में है पूरी की पूरी दुनिया। तो इस तरह के लोग, शेख मोहम्मद जैसे लोग किस तरह से स्पेयर हेड कर रहे हैं उस जगह को, जो कि एक जमाने में एक छोटा सा मछेरों का विलेज होती थी। आई थिंक 1960 में उसकी पॉपुलेशन 34,000 थी, और अब तकरीबन कोई 3.8 मिलियन के ऊपर है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज जरूर टाइम निकालिएगा, इनकी स्टोरी को पढ़िएगा और देखिएगा कि हम क्या सीख सकते हैं उससे। अच्छा जनाब, खैर ये जो मैंने टाइटल दिया था वो $1 ट्रिलियन का टाइटल दिया था, जो कि मुझे रिसर्च में निकल कर आया था कि हम जब दुबई साउथ की बात करते हैं ना तो बहुत ही एक छोटे से एरिया पे फोकस हो जाते हैं। सो इस वजह से अब थोड़ा सा मैंने उस एरिया को एक्सपेंड किया, तो पता चला कि यहाँ तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है पूरी। तो आई एम श्योर आप वो टाइटल देखकर आए होंगे, दुबई साउथ देखकर आए होंगे। बट एक और चीज ध्यान में जरूर होगी आप लोगों की कि यार क्या हम लेट तो नहीं हो गए? 2024 में ये सेशन कर रहे हैं, तो ये सेशन तो हमें प्रॉब्ली 2 साल पहले करना चाहिए था या 3 साल पहले करना चाहिए था। तो इस जहन में आपके सवाल होगा। इस सवाल के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं थोड़ा असिस्ट करूंगा जितनी भी मेरी नॉलेज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से मिल जाए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले वक्त में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके जहन में और सवाल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, एजेंडा हमारा सिंपल है। थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड की बात करेंगे, उसके बाद जो रियल एस्टेट का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है उस पर बात करेंगे, क्योंकि इन चीजों की बात किए बगैर हम दुबई साउथ की बात नहीं कर सकते। दुबई में बारिशें हुई थी, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो बारिशें क्यों इंपॉर्टेंट थी दुबई साउथ के लिए। और उसके बाद फिर हम स्पेसिफिकली आ जाएंगे दुबई साउथ के ऊपर, और उसको डिस्कस करेंगे कि उसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसमें भी मैं बहुत थोड़ा सा टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ज्यादातर फोकस जो है वो ओवरऑल वो जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है उसको एक्सप्लोर करने में है कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किस वजह से हो रही है, जो इस अपॉर्चुनिटी का क्यों है उसको हम क्लैरिफाई करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद एक बोनस इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूंगा। अच्छा जनाब, बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। ये बैकग्राउंड है, हम्बल सी हिस्ट्री है दुबई की। और 1960 में एक छोटा सा फिशिंग विलेज होता था। ये तस्वीरें मैंने निकाली। मोहसिन भाई, जी, आपकी फुल स्क्रीन नहीं आ रही, वो दूसरी वाली स्क्रीन आ रही मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ है। रही? टैब स्क्रीन आ रही है नजर, मगर आपके जो वो टैब वाली स्क्रीन है वो नजर आ रही है। अब आ रही है? फुल स्क्रीन अब आ रही स्क्रीन है? में जो उसके आपका टैब में खुला नहीं, स्क्रीन स्क्रीन तो आपकी आ रही है, स्क्रीन आ रही है, शेयर एक हो रही है, एक मगर मिनट जो आप ठहरिएगा, टैब में अगर फुल स्क्रीन में कर दें। एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट ठहरिएगा, एंटायर स्क्रीन। अब आ रहा है? पहचान अब आ रही है? जी जी आपकी स्क्रीन आ स्क्रीन रही है। आई थिंक वो प्रेजेंट फुल वो स्क्रीन स्लाइड शो का ऊपर बटन है ना, उसको आई थिंक वो करें तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन वो फुल स्क्रीन खास वो आगे नहीं बढ़ रही, ऐसे ही है। ये बस आई थिंक अब आ रहा है, लोडिंग आ रहा है। एक सेकेंड।
इंटरनेट की स्पीड पे आई थिंक वो होगा। मैं इसको फिर ऑफ वो कर देता हूँ, छोड़ दे, छोटा कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं वो लोडिंग पे चला जाएगा। राइट, अच्छा, तो ये थोड़ी सी हम्बल सी तस्वीरें हैं जो इंटरनेट से मुझे मिली थी, और इनको देख के अजीब सा लगता है कि दुबई कहाँ था और कहाँ पहुंच गया 1960 से लेके अब तक। अच्छा, ये भी सबको याद होगा 2008 का डाउनफॉल, किस तरह से ये रियल एस्टेट गिरी थी वहां पे, और लेमन ब्रदर्स का जो इनिशिएटेड रिसेशन था जो अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, उसने कैसे दुबई को हिट किया था। अच्छा, ये प्रोबेबली आप लोगों की नजरों से गुजरा हो, ये इसका रियल एस्टेट साइकिल है, और काफी ऑब्वियस साइकिल है ये। 2008 7-8 का बूम, फिर क्रैश, और फिर मार्केट थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई, और उसके बाद फिर चढ़ना शुरू हुई, और ये चढ़ाई का जो रीजन था वो आपका एक्सपो 2020 का वो, और दुबई के इनिशिएटिव्स, बहुत सारे इनिशिएटिव, फ्री जोन्स, कंपनीज, ये वो सब सारी चीजें, वो चढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद फिर 2014-15 तक ये फिर चढ़ी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली गिरना शुरू हुई, और फिर 2020 का कोविड है, जिसमें ये मार्केट देखें ठीक ठाक दफन हो गई थी यहाँ तक आ चुकी थी मार्केट, और फिर ग्रेजुअली स्लोली चढ़ना शुरू हुई, और पिछले 3-4 सालों से ये चढ़े जा रही है मार्केट। और आप देखें सितंबर 2023 के अंदर, यानी अब तकरीबन साल हो जाएगा, इसने अपना जो लेवल था, पीक का जो लेवल था, वो क्रॉस कर दिया है। अभी ये मार्केट यहां पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या मूव करने के बारे में सोच रहे हैं दुबई में, और ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वहां पे देख सकता हूँ। इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट माना था। अर्ली ईयर्स क्या थे, बूम ईयर्स क्या थे, क्रैश हुआ, फिर रिकवरी हुई, फिर स्लो डाउन स्टेबलाइजेशन हुई, और फिर पोस्ट कोविड के बाद मार्केट चढ़ना शुरू हुई। तो ये बेसिकली साइकिल है ओवरऑल दुबई की रियल एस्टेट का। अच्छा, आगे आ जाते हैं, खासकर इस पीरियड के अंदर 2015 से 2020 में क्या हुआ था। 2015 से 20 में ये हुआ था कि जो ऑयल की प्राइसेस थी वो गिर रही थी, डॉलर बहुत स्ट्रांग था, तो उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे मिलते थे वो आपको ज्यादा ज्यादा देने पड़ते थे। जियोपॉलिटिकल वॉर्स हो रही थी, यमन, सीरिया, कतर का ब्लॉकेड आप लोगों को याद होगा, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, ओवर सप्लाई थी, दुबई ने फिर ओवर सप्लाई की थी, क्योंकि लोगों ने बैकअप के तौर पे तो प्रॉपर्टी जाना शुरू कर दी थी, लेकिन लोग खुद मूव नहीं हो रहे थे। इसलिए आपको याद होगा कि वहां पे ज्यादातर जो लोगों ने प्रॉपर्टीज ली थी, ज्यादातर जो ली थी वो ज्यादातर स्टूडियोज, वन बेड, छोटी 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 ली थी, एज अ बैकअप के तौर पे लिया था कि यार अगर हमें मूव करना हुआ तो चलो हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन उस पीरियड के अंदर लोग मूव नहीं कर रहे थे। अच्छा, और उसके बाद कोविड 19 आ जाता है, पैंडेमिक स्टार्ट हो जाता है 2020 तक। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि 2020 के बाद 2024 के अंदर क्या हुआ है, जिसकी वजह से ही प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई। एक तो ये कि दुबई ने जिस तरह से अपने आप को रिकवर किया था पोस्ट पैंडेमिक, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है दुबई की इस वक्त की ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि उस पीरियड के अंदर ही आई थिंक इसराइल के बाद सबसे ज्यादा तेजी से इन्होंने चीजों को कंट्रोल किया और मार्केट खोल दी थी दुबई ने। और जैसे वो मार्केट खोली, आपको याद होगा 2020 का कमिटमेंट था इनका एक्सपो का, वो इनको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा, लेकिन इन्होंने उसको कैंसिल नहीं किया। और जब लोग निकले कोविड के बाद तो वो दुबई गए और उन्होंने एक्सपर्ट अटेंड किए। जब उन्होंने एक्सपर्ट अटेंड की तो वो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत सारे लोग तो फर्स्ट टाइम गए उस जगह के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा वेल मैनेज और बड़ा अच्छी तरह से इन्होंने वो किया, क्योंकि लोग उसी वक्त उस वक्त वो सोच रहे थे कि हम जिन जिन मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं वहां पे तो सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, इकोनॉमी का बुरा हाल है। बट दुबई जो है वो तो एक्सपो करा रहा है, तो एक्सपो तो बहुत ही अच्छे हालात में नहीं होती, और राइट आफ्टर कोविड दुबई ने वो कंडक्ट करा ली थी, और तकरीबन कोई 24 मिलियन लोगों ने विजिट किए वो एक्सपो 6 महीने की पीरियड के अंदर। तो अगर देखा जाए तो जो प्रोबेबली जो कराची की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ लोगों ने 6 महीने के अंदर वो एक्सपो विजिट की, जिनमें से 70% लोग जो हैं वो बाहर से आए थे। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा डिस्प्ले था दुबई की कमिटमेंट का और उनके काम का, जो उन्होंने एक्सपो के थ्रू दुनिया को दिखाया। अच्छा, इंटरेस्ट रेट लो थे, आपको पता था, क्योंकि ऑब्वियसली हालात खराब थे, तो वो लो थे, तो लोगों ने
प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी मॉर्गेजेस के ऊपर कि यार ये बड़ा अच्छा टाइम है, इस वक्त हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट का हमें एडवांटेज है। इवन बहुत सारे लोग जो है छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से निकल निकल के बड़ी प्रॉपर्टीज में मूव हो गए। और रीजन क्या था, वो ये कि कोविड में लोग ज्यादातर घरों में बंद थे, तो वो छोटी जगहें उनको फिर परेशान करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने फिर विला अपने अपार्टमेंट्स छोड़े और फिर वो विलास के अंदर मूव हुए। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि रिमोट वर्किंग जो है वो नॉर्मलाइज हो गई। ओवरऑल दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा शिफ्ट है कि जो रिमोट वर्किंग और लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम की कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब ये तो हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज ने लिमिट कर दी है, लेकिन शुरू में वो लिमिट नहीं थी। लिमिट ये कर दी है कि भाई अगर आप यूके की किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप यूके में कहीं भी बैठ के काम कर लें, लेकिन यूके से बाहर ना करें। मैं ट्रेडिशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये चीज नहीं थी। तो लोग फ्रांस में बैठे हुए यूके के लिए काम कर रहे थे, स्पेन में बैठे हुए यूके के लिए काम कर रहे थे। और फिर बहुत सारी कंपनी ने इस चीज को खोल भी दिया कि भाई आप नो मैटर आप कहीं से भी काम करो, बट काम हमारा होना चाहिए, तो इट डजेंट मैटर। तो वो जो रिमोट वर्किंग का जो बूम आया, और खासकर टेक्नोलॉजी के लोगों को आइडिया है कि फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री और सब चीजें, वो रिमोट वर्किंग का जो गेम है वो नॉर्मलाइज हो गया बैंकिंग के अंदर, दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर भी। जो पहले सोचा नहीं जा सकता था कि यार ये इस लेवल तक ये वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा। उससे दुबई को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो लोग रह रहे थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो कहने लगे कि यार मैं रहता कहीं हूँ, पैसे कहीं की कमाता हूँ, तो जिस जगह मैं रहता हूँ वो जगह जगह अच्छी नहीं है, तो मैं क्यों ना ऐसी बेहतर जगह पे मूव हो जाऊं, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिमोट वर्किंग आई कैन लिव एनीवेयर, इट डजंट मैटर। मुझे टाइम डिफरेंस को मैच करना होगा समहाउ, लेकिन मैं कहीं भी रह सकता हूँ। तो उसने बहुत इंपैक्ट किया और दुबई ने अकॉर्डिंगली इस तरह के वीजे निकाले जिससे ये चीज और ज्यादा फैसिलिटेट हुई। उसके बाद वे डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन पे चले गए। जो दुबई, उन्होंने अपने नए इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और वो मैं आगे आऊंगा डिटेल दूंगा आपको कि उन्होंने किस किस तरह के वीजेस निकाले और किस किस तरह के इनिशिएटिव स्टार्ट किए। बट ये बड़ा चेंज था जो ओवरऑल इस जगह को आगे लेके जा सका। अच्छा, तो अब यहां तक तो पहुंच गए। अब सीन ये है कि 2020 से 24 तक तो हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन अब 24 से आगे का जो सीन है वो हमें सोच रहे हैं, क्योंकि उसी के लिए हम यहाँ जमा भी हुए हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है। तो हिस्ट्री का तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया है यहाँ पे। आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री। अच्छा, अच्छा, यूक्रेन वॉर को 2 साल हो चुके हैं, अभी तक चल रही है, और पता नहीं कितने लाखों लोग मर चुके हैं, रशिया के भी और यूक्रेन के भी। गाजा वॉर स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में 2023, अभी तक चल रही है। इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, वो भी सिलसिला चल ही रहा है। अभी लेबनान के साथ चल रही है जंग। तो ये जंगें तो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि हमें तो परेशानी हो रही है कि वो एक्सपेंड ना हो जाए, फैल ना जाए ये जंगें। साथ में जो लाइफस्टाइल वाला एंगल है, एलजीबीटी वगैरह के जो सिलसिले हैं वेस्ट के अंदर, वो काफी प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं इस चेंज से जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। मुश्किल हो रहा है बहुत सारे पेरेंट्स को अपने यंग बच्चों को पालना उन एनवायरमेंट्स के अंदर। फिर उसके बाद पोस्ट कोविड का जो पॉइंट है, वो अभी तक इकोनॉमीज जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं। आप लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से, आइडिया है आपको कि क्या हाल पाकिस्तान का। पाकिस्तान इज नॉट अलोन। लेबनान का, इजिप्ट का, लिबिया का, अर्जेंटीना का, सभी के हालात जो हैं वो बहुत खराब है। श्रीलंका की का भी पता ही है आपको कि वहाँ क्या हुआ है। तो दुनिया की सारी इकोनॉमीज, मोस्टली इकोनॉमीज जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं, और वो इकोनॉमीज में इवन स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज भी हैं। यूके का बुरी हालत है। अमेरिका का रिसेशन चल रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको, तो वो भी अनडिक्लेयर्ड रिसेशन दुनिया का चल रहा है। यूके का स्पेशली बात करेंगे तो ब्रेक्सिट और कोविड दोनों एक साथ हो गए, तो कहते हैं ना सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, तो वो हुआ है इनके साथ। कोविड आया है, साथ में ब्रेक्सिट साथ ही हुआ है, तो बेचारों की काफी बुरी हालत है। अभी आपने सुना होगा एक आध महीने पहले यहाँ राइट्स हुए थे ठीक ठाक, स्ट्रॉन्ग राइट से पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर हुए थे, और बहुत ही अलार्मिंग मैसेज उन्होंने हमें दिया। सऊदी का जिक्र सुन रहे हैं आप, बड़ा एग्रेसिव है सऊदी अरेबिया। पिछले कोई आई थिंक तो 6-7 साल हो गए हैं जब से एमबीएस ने टेक ओवर किया। तो लेकिन वो जो नियोम का जो प्रोजेक्ट है वो श्रिंक हो गया है, वो कोई 106 माइल्स का था और 1.5 माइल्स पे चला गया।
IMF ने इवन जो ग्रोथ भी है GDP की उसकी वो नीचे कर दी है। तो सऊदी अरेबिया भी ऑब्वियसली वही काम कर रहा है जो कि दुबई ने 20 साल पहले किया है, बट सऊदी अरेबिया इज इन अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज एट दिस मोमेंट। लेबनान की करेंसी मैंने चेक किया 2023 के अंदर 97% गिर गई थी। तो अब ये सारे जो रीजंस नजर आ रहे हैं, इस रीजंस के बाद जब लोग देख रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, ये मुल्क जो मेरा सब कुछ हुआ करते थे, जहां जहां भी मैं बैठा हूं, पाकिस्तान बैठा हूं, इंडिया बैठा हूं, जहां जहां लोग बैठे हैं, वो तो अब मुझे लग रहा है कि ये तो मेरा ख्याल ही नहीं रख सकते, क्योंकि मेरा फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन हो गया है। तो लोग ऑलरेडी ऑप्शंस के लिए देख रहे हैं। अब जब वो ऑप्शंस देख रहे हैं, खासकर जिनके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो चंद कंट्रीज निकल कर आते हैं सामने। हांगकांग, सिंगापुर, मियामी, लंदन, या ये स्विट्जरलैंड या दुबई, चंद ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं। उनमें भी लंदन की बहुत बुरी हालत है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, लंदन से ठीक ठाक लोग निकल रहे हैं, स्पेशली मिलियनर्स निकल रहे हैं। अब मिलियनर्स तो वो हैं जिनके पास सारी पावर्स मौजूद हैं, सारी नॉलेज मौजूद है, सारी रिसोर्सेज मौजूद है, एंड वो क्यों निकल रहे हैं इस जगह से जो इतनी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर कंसिडर की जाती है। अब वो तो लोग निकल ही रहे हैं, बट दुबई जो है वो कैपिटलाइज कर रहा है, और ना सिर्फ मैं समझता हूँ दुबई कैपिटलाइज कर रहा है, अबू धाबी भी कैपिटलाइज कर रहा है, शारजा भी कैपिटलाइज कर रहा है, ओमान भी कैपिटलाइज कर रहा है, इवन सऊदी अरेबिया भी कैपिटलाइज करेगा, कतर भी कैपिटलाइज करेगा, क्योंकि लोग खुद ही निकलना चाह रहे हैं। तो वो जब ऑप्शन देख रहे हैं तो उनको ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। और अब ये देखिए लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव्स हैं जो मैंने एक्यूमुलेट किए हैं। गोल्डन वीजा 2020, रिटायरमेंट वीजा 2020, रिमोट वर्क वीजा 2020, फ्रीलांसर परमिट 2020, वर्चुअल कंपनी लाइसेंस 2020, दुबई डिजिटल नोमैड वीजा 2020, 50% प्रॉपर्टी ओनरशिप लॉ फॉर फॉरेनर्स 2021, 100%, यानी अब तो आप दुबई में कहीं पे भी 100% ओनरशिप पे कंपनी बना सकते हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ फ्री जोन्स के लिए डेडिकेट किया हुआ था उन्होंने, बट उन्होंने चेंज कर दिया। अब आप पूरे दुबई के अंदर फ्री 100% ओनरशिप के ऊपर कंपनी बना सकते हैं। कल्चर वीजा, ग्रीन वीजा, अर्बन मास्टर प्लान, मतलब लिस्ट है इनके इनिशिएटिव्स की जो दुबई ने लिए हैं पिछले 4 सालों के अंदर। तो अब जब हम दुबई को देखते हैं और हैरान होते हैं कि यार ये इसकी रियल एस्टेट कहां जा रही है, तो प्रॉब्ली हम सिर्फ एक साइड ऑफ द पिक्चर देख रहे हैं, हम पूरी पिक्चर नहीं देख रहे कि ये एक तरफ रियल एस्टेट चढ़ रही है एक ही जगह की दुनिया में, तो कैसे चढ़ रही है। ये रियल एस्टेट स्विट्जरलैंड की क्यों नहीं चढ़ रही, ये रियल एस्टेट कनाडा की क्यों नहीं चढ़ रही, या लंदन की रियल एस्टेट क्यों नहीं चढ़ रही, ये दुबई में ऐसा क्या हो रहा है जो रियल एस्टेट चढ़ रही है, जो इतना पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, ये क्या वो मतलब उनको क्या बात पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता, उसी को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा जी, मिलियनर्स माइग्रेशन, ये आपने देखा होगा, बड़ा फेमस चार्ट है इंटरनेट के ऊपर। चाइना से तकरीबन 15,000 मिलियनर्स निकल रहे हैं, इंडिया से 4300 निकल रहे हैं, यूके से 9,500 निकल रहे हैं, और जो लोग जो गेन कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो गेन कर रहा है वो यूएई कर रहा है। गेन सबसे ज्यादा गेन यूएई कर रहा है। अच्छा, और यूएई बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम हमेशा दुबई 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 की बात करते हैं, अबू धाबी को और बाकी जो स्टेट्स हैं उनका इतना जिक्र नहीं करते। बट मैं अभी 2 महीने पहले तकरीबन 20-25 दिन के लिए वहीं था, और मुझे लग रहा था कि दुबई तो अब यूएई है और यूएई दुबई है, और ये पहली दफा मुझे फील हुआ था, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत जाता रहा हूँ, मेरी ससुराल होती है शारजा के अंदर, तो पिछले कोई 20-22 सालों से मेरा काफी आना जाना रहा है दुबई में, और रिहाइश रही है मेरी वहां पे शारजा में। तो मैं हमेशा ये कहा करता था कि यार ये शारजा वालों को पता नहीं है दुबई क्या चीज है, तो ये शारजा जो दुबई इतने लोगों को बुलाता है, तो शारजा उससे फायदा क्यों नहीं उठाता। इवन कभी मेरे अबू धाबी भी जाना हुआ तो हमेशा मैं यही कहता था कि यार क्या सिलसिला है, अबू धाबी को नजर नहीं आ रहा दुबई क्या कर रहा है, और क्यों इस चीज से वो फायदा नहीं उठा रहे। यकीन कीजिए, अभी जब मैं गया हूँ 2 साल बाद गया हूँ शारजा, तो मैं तो हैरान हो गया देख के, और मुझे लगा कि भाई देखिए ये वो अब एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जिसका सवाल मैं इनसे पहले कर रहा था। क्या वो कैपिटलाइज कर रहे हैं दुबई की पावर को। जितने लोग अब दुबई आ रहे हैं और जिनको दुबई समझ आता है वो दुबई में रह जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और जिनको दुबई समझ नहीं आता वो शारजा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रासु खैमा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अबू धाबी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब ये जगह भी सारी की सारी इतना ही बस क्रिएट कर रही है जितना दुबई कर रहा है। तो दुबई इज नॉट अलोन फर्स्ट एवर टाइम इन द हिस्ट्री, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले सारी स्टेट जो हैं वो दुबई को अच्छा नहीं समझती थी और बड़ा क्रिटिसाइज करती थी, बट अब तो सारी की सारी स्टेट्स साथ के साथ जमा हो गई हैं। तो यूएई का लिखा हुआ है, तो 6700 मिलियनर्स जो आ रहे हैं वो यूएई के अंदर आ रहे हैं। और अगेन वही यूरो न्यूज, मैंने सिर्फ स्नैपशॉट उठाए दिखाने के लिए। वेल्दी, व्हाई द वर्ल्ड्स वेल्दी हैव क्वाइटली मूव्ड टू दुबई।
rich leave London in droves for Florida, Dubai and Paris. यूके जो है वो सेकंड बिगेस्ट एक्सोडस हो रहा है यहाँ पे, और ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2040 तक 150% जो मिलियनर्स हैं सेंट के वो हैं, वो इन जगहों पर होंगे, दुबई, अबू धाबी, शारजा। अच्छा, एक छोटा सा स्टैट मैंने उठाया था, तकरीबन 4.25 लाख मिलियनर्स ने $420 बिलियन इन्वेस्ट किया है दुबई के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर। अच्छा जी, तो वापस आते हैं उस चीज पे कि जो लोगों का जो कंट्रीज का जो नुकसान है, वो किसी कंट्री का तो फायदा होगा, या एक बंदे का नुकसान दूसरे बंदे का फायदा होता है ना। तो इसी तरह से दूसरे मुल्कों का जो नुकसान है, यूके का जो नुकसान है या यूएसए का जो नुकसान है, वो नुकसान जो है वो फायदा हो रहा है पूरा जीसीसी स्टेट्स का। और अब पूरी की पूरी जीसीसी स्टेट्स अलोंग ऑब्वियसली दुबईज विजन, अब ये गोल्डन एज इनकी स्टार्ट हो गई है। और ये गोल्डन एज जो है ये 6 मुल्कों की है, ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर है सारे मुल्क, लेकिन है सबकी। क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? रेजिडेंसीज की बातें कर रहे हैं, कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करो, आ जाओ। हाई रिटर्न्स, आरओआईज, अभी मैं शेयर करूंगा स्टैट्स आपके साथ। 70%, 100 कितना, दुबई हिल स्टेट है, उसमें तो 160% ग्रोथ है जो प्रॉपर्टीज ली गई थी। टैक्स का पता है आपको, टैक्स नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो आने वाले वक्त में टैक्स आ जाएगा। ये कंट्रीज बगैर टैक्स के अब रह नहीं सकते क्योंकि ऑयल नहीं है, तो समहाउ टैक्स आ जाएगा। और दुबई ने कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया 9%, और ओमान में भी 15% कॉर्पोरेट टैक्स है, और आने वाले वक्त में इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये कि टैक्स का सिलसिला होगा, लेकिन ऑब्वियसली उतने उस लेवल पे टैक्सेशन नहीं होगी जिस लेवल पे बाकी कंट्रीज की होती है। अच्छा, इस मुल्कों का एक एडवांटेज जो है इनकी नॉन पोलराइज्ड लाइफस्टाइल भी है। यहाँ पे आपसे कोई नहीं पूछेगा आपकी रेस क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपको क्या समझ आता है, क्या समझ नहीं आता। यहाँ कोई डिस्कशन इन चीजों का नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे तकरीबन 184 नेशनलिटीज जो हैं वो रजिस्टर हुई हुई हैं दुबई के अंदर, यानी 184 नेशनलिटीज के साथ रहते हैं आप दुबई के अंदर। आप बताएं कितनी टॉलरेंट वो सोसाइटी उन्होंने बना दी होगी। और ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह के लॉज भी बनाए हुए हैं कि आप किसी को कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर द लॉ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि किसी के पर्सनल चीजों के ऊपर आप कोई कमेंट दें या कोई हेट स्पीच करें या कुछ करें। तो ये एक यूनिक सी जगह बना रहे हैं, एक 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 क्या कहा जाएगा, एक मेल्टिंग पॉट है जो कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, जहां पे 184 लोग, 184 कंट्री के लोग जो हैं वो इस ऑब्जेक्टिव से रह रहे हैं कि यार हमें इस तरह की जगह पे रहना है, इस तरह की विजनरी जगह पे, कटिंग एज जगह के ऊपर रहना है। फिर ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ का तो कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं है उस जगह का। आपने दुनिया भी देखी होगी, इवन आप अमेरिका चले जाएं, हम यूके बैठे हुए हैं, जहां जहां हमारा आना जाना हुआ है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो आपको दे रहे हैं इन गल्फ स्टेट के अंदर, वो कंपैरिजन नहीं है। और ऑब्वियसली वो क्यों कैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि पहले इनके पास तेल था, इनको खुद आदत है उस क्वालिटी ऑफ लाइफ की, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ वो दूसरों को ऑफर करते हैं। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। बाकी जगहों के ऊपर क्योंकि तेल का सिलसिला रहा नहीं है, तो वो जो लेवल ऑफ क्वालिटी है वो उस लेवल तक गया नहीं है। फिर ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है कि क्वालिटी आप कहते हैं किसको है, उस पर कभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट ये की कि वहां पे कुछ फैमिली से मिला और वो काम ही नहीं करती। वो फैमिलीज जो है उन्होंने घर वर लिए हुए हैं, वो रेंट के पैसे आते हैं उनके पास, और वो बस उसी तरह से रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो बस, कहते हैं हाँ हमारी तो 5-6 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको मैनेज करते हैं। मैंने कहा यार ये तो कोई काम ही नहीं है। तो कहते हैं यार इतने पैसे आ जाते हैं कि जरूरत ही नहीं है काम वाम की। तो इस तरह का भी सिनेरियो मुझे लगा, और ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जनरली आप लोगों से मिलते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो मुझे लगा कि वो भाई इन्होंने तो पार्टी मोड ऑन कर दिया है, क्योंकि पैसे इतने आ रहे हैं रेंट से, ये कैपिटल गेन इतना है प्रॉपर्टी से, कि वो कह रहे हैं कि बस ये अब थोड़ा सा काम अब नहीं करते, या ब्रेक ले लिया है समहाउ। तो ये सारी चीजें जो है ये वहां पर नजर आ रही हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली इसके ऊपर। अच्छा, दुबई स्टिल स्पेयर हेडिंग, तो कोई शक नहीं है। बाकी सारी सारी जगह अपना अपना काम करें, लेकिन दुबई स्टिल स्पेयर हेडिंग। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट है दुबई के शेख की हमने शुरू में बात कर दी थी, शेख मोहम्मद की। उसका जो विजन है वो नंबर 1 डेस्टिनेशन टू लिव इन द वर्ल्ड है। अब ये कितना एम्बिशियस किस्म का और कितना बोल्ड विजन है ये।
और इस विजन को पूरा करने के लिए इन्होंने पूरी मशीनरी जो है लगाई हुई है, और उस मशीनरी से पहले जो सबसे बड़ा काम किया ना, वो किया इसकी प्लानिंग। तो ये जो सामने आपको नजर आ रहा है ना, ये 2040 का प्लान है कि 2040 तक हमने ये चीजें इस जगह के ऊपर करनी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको नजर आ रही होगी, अब ये ऑब्वियसली हम दुबई साउथ की बात करेंगे, अल मखतूम एयरपोर्ट की बात करेंगे, वो ये है एरिया, ठीक है, और ये पुराना एयरपोर्ट है, और ये एक और एयरपोर्ट नजर आ रहा है आपको। तो दुबई का प्लान जो है वो तीसरे एयरपोर्ट का भी है, जो कि उन्होंने 2040 के प्लान में डाला हुआ है, जिसकी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई खबर नहीं है, मीडिया पे कुछ नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि जरूरत भी नहीं है इस वक्त उसकी। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टीज आसपास हैं यहाँ पे कहीं इसके आसपास, तो इस प्लान को देख के फिर आप चीजें खरीद सकते हैं कि अच्छा, जो तीसरा एयरपोर्ट है उसके पास आसपास क्या हो रहा होगा, क्योंकि अभी यहाँ की जो मार्केट होगी इस साइड की वो काफी डाउन होगी। तो दुबई दूसरे एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुबई तीसरे एयरपोर्ट की बात भी कर रहा है 2040 तक। तो अब एयरपोर्ट का मतलब है लोग, वो इतने लोग एक्सपेक्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये 2040 का प्लान है, इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं काफी सर्च किया इंटरनेट से, मुझे मिल नहीं सका। लेकिन ये जो की पॉइंट्स हैं वो काफी जबरदस्त किस्म के हैं। एक तो ग्रीन स्पेसेस बढ़ा रहे हैं, बीच फ्रंट इंक्रीज कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्विसेज बढ़ा रहे हैं, 7.8 मिलियन का टारगेट है। फिर उन्होंने जो एरियाज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अर्बन सेंटर्स पे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि वो अर्बन एरियाज पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही दुबई साउथ आता है। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने अपने लोगों के लिए जो हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च करनी है वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर दूसरा इन्होंने ये किया हुआ है कि हम लॉ को भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो हमें फैक्टर यहाँ वेस्ट में नजर आता है, वो नजर ये आता है कि यार वो मार्केट जो है ना, वो मतलब उस पर लॉ का इतना कंट्रोल नहीं है, वन मैन शोज हैं, ये हैं वो हैं। तो अब वहां पे दुबई ने कंटिन्यूसली 2008 के बाद अपने लॉज बहुत ज्यादा चेंज किए हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है कि वो जा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई के अंदर। लेकिन अभी भी वो ऑब्वियसली उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो उन्होंने अपने 2040 एजेंडे में लॉस को भी मेंशन किया हुआ है कि हम अपने लॉस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किए हैं 2040 पे। अच्छा, ये वो 5 अर्बन एरियाज हैं। अच्छा, ये अर्बन एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को, तो उसमें आपको ये जानना जरूरी है। और लोग बड़े कंफ्यूज भी हो रहे हैं आजकल, क्योंकि कितने 585 डेवलपर्स हैं दुबई के अंदर, और हजारों की तादाद में प्रॉपर्टीज जो हैं वो बन रही हैं, डिलीवर हो रही हैं, हजारों का सिलसिला। तो जब आप इस वक्त में एंटर होते हैं दुबई मार्केट में, तो ओवरवेलमिंग किस्म की मार्केट है ये, और आपकी समझ नहीं आता कि और जिससे आप बात करेंगे ऑब्वियसली डिपेंड ही करता है ना कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ज्यादातर लोगों का ऑब्जेक्टिव सर्टेन डेवलपर्स के साथ कनेक्टेड है, वो सर्टेन नॉलेज उनके पास है, और पूरी दुबई की नॉलेज होना बड़ा मुश्किल काम है, तो वो अपनी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट को देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बातचीत कर रहे हैं, तो आपको शेख मोहम्मद के विजन से नीचे आना होगा। वो रास्ता बिल्कुल स्मूथ है और सिक्योर रास्ता है। किसी के साथ आप जाएंगे, अपने हिसाब से वो बताएगा कि हाँ ये होने वाला है, लेकिन अगर वो कनेक्टेड नहीं है शेख मोहम्मद के विजन के साथ, 2040 प्लान के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस चार्ट को बहुत समझना जरूरी है, और जब भी कोई प्रॉपर्टीज आपके पास आए एनालिसिस के लिए, तो आप इस चार्ट को सामने रखें और देखें कि प्रॉपर्टी कहाँ पर आ रही है, ताकि आपको पता हो कि ये शेख मोहम्मद के प्लान का हिस्सा है। सो एनीवे, तो एक जो एरिया है वो है हिस्ट्री, जो पुराना है ना, देरा दुबई, बार दुबई, ये जो सारा पुराना दुबई है, इसको ये हिस्टोरिकल दुबई कह रहे हैं। और ये नहीं है कि यहाँ काम नहीं हो रहा, बल्कि इसका जो बीच फ्रंट है वो भी चेंज हो रहा है, इमार के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। जो पुराना पोर्ट था, पोर्ट राशिद, वो यहीं पर है। ये पोर्ट राशिद का एरिया है। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है। अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल है इस ग्रोथ का। साथ में ये वो इलाका है जहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो अब एयरपोर्ट इवेंचुअली, आज का जो एयरपोर्ट है ये इवेंचुअली बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो जगह निकल कर आएगी एयरपोर्ट की, तो यहाँ पे भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट होंगी, क्योंकि बड़ा की एरिया है। गरौद का जो इलाका है बड़ा की एरिया है ये, शारजा और दुबई के बीच का। तो ये हिस्ट्री है इनकी। यहाँ पैसे हैं, पैसे इन सेंस कि डाउनटाउन यहाँ पर है, DIFC यहाँ पर है, फाइनेंशियल सेंटर यहाँ पर है इनका। उसके बाद ये सारा फन का इलाका है, एंटरटेनमेंट सारी यही होती है इधर। ये सारा पाम
जुमेरा वगैरह सारा फिर एक्टिविटीज यहाँ होती हैं। फिर दुबई साउथ की हम बात कर रहे हैं, गेटवे, ये पूरा दुबई साउथ है, पूरा का पूरा, राइट। और उसके बाद आता है नॉलेज का एरिया, वो 5th है। सिलिकॉन ओएसिस का अगर आपने नाम सुना हो तो सिलिकॉन ओएसिस इज नंबर 5th। तो इस वक्त जो आपको प्राइसेस में वो मिलेगा ना, क्या कहते हैं, मार्जिन मिलेगा, वो आपको प्रोबेबली हिस्ट्री वाले में कम मिलेगा, मनी वाले में कम मिलेगा, फन वाले में कम मिलेगा, गेटवे में अच्छा मिलेगा, और नॉलेज वाले में उससे अच्छा मिलेगा। क्योंकि अब कुछ अरसे में अनाउंसमेंट नॉलेज ओएसिस की भी उसी तरह से होगी जैसे दुबई साउथ की हुई है। वो मैं बताता हूँ कि वहां क्या क्या काम हो रहा है। तो ये आपके 5 एरियाज हैं। हम आगे चलते हैं। अच्छा, दुबई जो है ना वो 20 मिनट सिटी बनना चाहता है इन 2040। 20 मिनट से मतलब ये इन्होंने सब क्लासिफाई किया हुआ है कि अगर 20 मिनट, अगर आपका ई बाइक है तो आप ई बाइक के थ्रू 5 किलोमीटर 20 मिनट में कवर कर सकते हैं। बाइसाइकिल जो है वो हो आपके पास तो आप 3 किलोमीटर कवर कर सकते हैं 20 मिनट में। और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो 1.7 किलोमीटर आप कवर कर सकते हैं 20 मिनट में। तो जो मैक्सिमम चीज है ना वो आपके 20 मिनट तक होगी। और 20 मिनट क्या, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बच्चों का स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, शॉपिंग एरिया, पुलिस स्टेशन, जो जो रिक्वायरमेंट होती है एक फैमिली को, उनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए एक घर से, वो 20 मिनट्स का होना चाहिए। तो ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है, और ये बड़ा जबरदस्त ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इन्होंने एक फैमिली को बीच में रख के डिजाइन किया है चारों तरफ से। तो इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, 2040 का प्लान तो आ गया, सही है, लेकिन 2040 का प्लान के बाद दुबई ने सुकून से तो नहीं बैठना था ना। 2040 तक मैं कैसे बैठ रहा हूँ और मैं बताऊं ना कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा कंटेन्ड किया। पार्ट ऑफ 2040 का जो है वो D33 का इन्होंने एजेंडा लॉन्च किया, और सोशल 33 मींस 2033 तक ये चीजें हम कर लेंगे। तो $32 ट्रिलियन की इकोनॉमी इन्होंने बनानी है बाय 2033। ये इसके की पॉइंट्स हैं। फॉरेन ट्रेड कितनी इंक्रीज करनी है, एफडीआई कितना इंक्रीज करना है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज होगा, प्राइवेट सेक्टर से कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवानी है, और फिर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कहां तक पहुंचेगी, और एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कितनी सेविंग्स जो है वो दुबई को देगा। कितना, मतलब एआई का क्या क्लियर ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिया है कि हमने इतने सारे अपने डिपार्टमेंट्स और इतनी सारी एक्टिविटीज को एआई के थ्रू ऐसा ऑप्टिमाइज करना है कि हमारी इतना इतना पैसा जो हमारा खर्च होता अगर हम एआई को यूज नहीं करते तो वो हमारी बचत होगी। तो वो 100 बिलियन दरहम जो है वो एआई जो है वो इकोनॉमी में पुश करेगा। तो अब अगर हम सोचें तो कहाँ है बेल्जियम का ऐसा 2040 का प्लान, या यूएसए का कोई 2040 का प्लान, या फिर इजिप्ट का कोई 2040 का प्लान, या कहीं का भी। तो एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने ये पब्लिक कर दिया है पूरा का पूरा प्लान, क्योंकि अब ये हर एक को बता रहे हैं कि देखो हम तुम्हें ये बता रहे हैं, हमने ये करने जाना है, हमने ये करने करने जाना है। और अगर हम दुबई की हिस्ट्री देखें तो हमें तो कोई एक एग्जाम्पल नहीं मिलती इस चीज को हटा के कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए थे। क्योंकि जब फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसते हैं तो आपकी चीजें डिले होती हैं, लेट होती हैं, कैंसिल होती हैं, वो सबके साथ। तो वो जो फंसे थे, लेकिन इसके अलावा जो भी दुबई के प्लान्स रहे हैं वो सूनर और लेटर कंप्लीट हुए हैं। तो ये भी बड़े अग्रेसिव से प्लान्स इनके लग रहे हैं, पर देखिए कितने अचीव होते हैं। अच्छा, D33 वाज नॉट एनफ, इन्होंने S33 भी लॉन्च कर दिया, जो कि बेसिकली फोकस कर रहे थे ये अपनी अवाम के ऊपर। ये सोशल इनका एजेंडा है फॉर 2033 के लिए। लोगों को हमें, फैमिलीज को हमें हैप्पीएस्ट बनाना है। हेल्थ केयर का सिस्टम वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, यानी लोग हमारे पास आए हेल्थ केयर के लिए। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम पे हमें बहुत काम करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम एजुकेटेड होंगे इतना ही ज्यादा ये मुल्क फ्लरिश होगा या शहर फ्लरिश होगा। और उसके बाद सोशल सिस्टम को हमने बड़ा प्रोएक्टिव बनाना है, और लोगों को जो कि एम्पावरमेंट देनी है, स्पेशल बच्चों को, खवातीन को, इन सब चीजों को हमने बहुत इंकरेज करना है ताकि वो एक सब्सटेंशियल पार्ट बन सके इस इकोनॉमी का। और उसके बाद जो लिविंग एक्सपीरियंस है ना वो इतना जबरदस्त करना है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिडेंशियल सर्विसेज, कल्चर, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हो गए, यार जो चीज मुझे वहां मिलती है ना दुबई के अंदर वो मुझे कहीं नहीं मिलती। और मैं कुछ देख रहा था प्रोजेक्ट्स, उनमें से एक प्रोजेक्ट जो है जब मैं देख रहा था तो मैं कह रहा था कि अगर कोई फैमिली इस प्रोजेक्ट में रहेगी तो उसको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है,
मतलब केस ही नहीं बनता बाहर बाहर जाने का। हर चीज मौजूद है, हर बच्चों की एक्टिविटी मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, स्विमिंग पूल मौजूद है, सुहाना मौजूद है, सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं, बार्बर मौजूद है, हर आदमी, हर सर्विस मौजूद है, बाहर क्यों जाएगा? इस तरह का प्लान ये लोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन, और ये मैं कनेक्ट करूंगा सिलिकॉन ओएसिस के साथ जो इनका फोकस है। इस वक्त तकरीबन 60 यूनिवर्सिटीज हैं, ये तो यूनिवर्सिटीज हैं या उनके कैंपसेस हैं दुबई के अंदर, और उनमें से टॉप 10 मैंने उठा लिए थे, तो उसमें काफी ऑब्वियसली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं। तो तकरीबन 35,000 बच्चा इस वक्त पढ़ रहा है वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर, और 12% का ग्रोथ रेट है। नोट कीजिएगा, D33 का जो एजेंडा है उसमें बहुत बड़ा फोकस ये है कि दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपसेस दुबई में खुलवाए जाए, ताकि जो लोग अपने बच्चे भेजते हैं या खुद पढ़ने के लिए जाते हैं अमेरिका, कनाडा, किधर किधर जाते हैं, वो आप फिर अपने लोग बच्चों को दुबई भेजें। तो इस वक्त सारी यूनिवर्सिटी से, मैंने कुछ निकाली थी, सारी यूनिवर्सिटी से बातचीत इनकी चल रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोलेगी दुबई के अंदर। तो अब ये चाहते हैं कि जब दुबई में लोग आए तो फिर जाए ना, तो जब एज ए स्टूडेंट आएंगे, बताओ, ये सिमिलर फॉर्मूला है जो यूएस यूज करता रहा है। यूएस पिछले पता नहीं 50-60 सालों से ज्यादा से ये कर रहा होगा कि इतने सारे हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज खोल दी, 4-5 हजार यूनिवर्सिटीज हैं यूएस के अंदर, और उन्होंने दुनिया से टॉप टैलेंट खींच लिया। और टॉप टैलेंट जब यूएस गया तो उसमें से 80% वहीं रह गया, 20% वापस आ गया होगा। वो भी ये कि पेरेंट्स के पास आना था, या घर पे ही इतने सारे पैसे थे कि वो बिजनेस संभालना था, इस तरह के रीजन की वजह से वापस आ गया। 20% वहीं पे ही सेटल हो गए। और अब हम जिसको अमेरिका कहते हैं वो बेसिकली मेरी बहन है, आपके आपके भाई हैं, उनके कजन्स हैं, मतलब सब हैं। पूरी दुनिया की क्रीम जो है वो अमेरिका ने अपने पास खींच ली है। दुबई भी इज ऑन द सेम ट्रैक, बट पैसों वाले क्रीम को खींच रहा है और दूसरा उनको खींच रहा है, अब स्टूडेंट्स को खींचना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है दुबई का स्टूडेंट्स की तरफ। और अभी शोभा एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, बिल्डर है, आई थिंक 3rd-4th होगा रैंकिंग के अंदर दुबई के अंदर। उन्होंने तकरीबन वही 400 मिलियन दरहम जो है वो डोनेट किए हैं एक नई दुबई यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसलिए बड़ा काम चल रहा है वहां पे एजुकेशन के ऊपर। अच्छा, किसी भी जगह की बात करें और अगर हम एक पॉपुलेशन की बात ना करें तो वो बात कंप्लीट नहीं होती। मैंने एनालिसिस किया था 2000 से लेके 2024 तक का। तो 2000 में क्या पॉपुलेशन थी और अब क्या पॉपुलेशन है, तकरीबन 375% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन 2000 से। यानी जब दुबई स्टार्ट भी नहीं हुआ था, 2002 में इन्होंने अनाउंस किया है कि अब फॉरेनर्स जो है प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, और उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ था। तो 2000 में इतनी पॉपुलेशन थी और अब जो है वो इतनी ग्रोथ हमारे पास है। 2010 से लेके 2024 तक तकरीबन 100% की ग्रोथ थी। उसके बाद 2019 से 2024, जो कि आपको पता है बड़ा टफ पीरियड गुजरा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग दुबई से चले भी गए थे 2020 के अंदर, उसके बावजूद 36% इंक्रीज है इनकी ग्रोथ। 0.8 मिलियन थी उस वक्त पॉपुलेशन, इस वक्त तकरीबन 3.8 मिलियन की पॉपुलेशन है। मिलियन लोग ऐड हो गया है इस पीरियड के अंदर। अच्छा, जो सबसे ज्यादा विजिटर 2023 में आए थे उनमें दुबई तीसरे नंबर पर है। नंबर 1 सबसे ज्यादा इस्तांबुल आए थे, बड़ी बात है, जबरदस्त बात है। लंदन 18.8 मिलियन आए थे और दुबई 16.8 मिलियन आए थे। इसमें कहीं और दूसरे जगह नहीं है, दुबई मेंशन हुआ हुआ है। तो इतने लोग आते हैं बाहर से, दुबई को देखते हैं और कहते हैं अरे यार कुछ ले लेना चाहिए, यार यहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को एक क्या कहते हैं टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाया हुआ है दुनिया के आगे, कि लोग दुबई जरूर जाते हैं। तो 16.8 मिलियन लोग 2023 में आए थे। अच्छा, इकोनॉमी की बात करते हैं। ये क्विकली मैं आपको दे दूंगा, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली टाइम काफी हो रहा है, 15-20 मिनट रह गए हमारे पास। S&P क्या कह रहा है, अभी यूएई की हम बात कर रहे हैं। मूडी क्या कह रहा है, यूएई की बात हो रही है। फिच क्या कह रहा है, यूएई की बात हो रही है। ये तीनों की तीनों जो रैंकिंग एजेंसीज हैं, ये सब यूएई को कह रही हैं AA, AA2, AA- यूएई के बारे में कह रही हैं। और ऑब्वियसली यूएई में का मतलब पूरा यूएई है, बट स्पेसिफिकली क्योंकि अबू धाबी के पास ऑयल बहुत है तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो हम दुबई को उधर अलग करके देखते हैं। अच्छा, अरब मॉनेटरी फंड क्या कह रहा है कि जो ग्रोथ इकोनॉमी की होनी है वो 6.2% की होनी है। आईएमएफ कह रहा है 4.2% की है 2025 के अंदर। अच्छा, इन सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इनको दुबई में या यूएई में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। इनके पास तो सारी बैलेंस शीट्स होंगी, सारे नंबर्स होंगे,
ऑडिटेड चीजें होंगी सारी की सारी। इनके सामने तो इकोनॉमीज बिल्कुल नंगी हैं। तो ये तो इन्होंने ये रैंकिंग्स दी हुई है इस वक्त, तो इनको तो नजर नहीं आ रहा। ये आईएमएफ का एक चार्ट है यूएई के बारे में, और ये देखिए कि ये तो अभी तक ऊपर ही जा रहा है। इस वक्त कोई $530 बिलियन की इकोनॉमी है, और जो कि $620 बिलियन की हो जाएगी 2028 के अंदर। यूएई रैंक सेकंड मोस्ट इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री आफ्टर स्विट्जरलैंड। बड़ा नाम है, बड़ी बात है। अच्छा जी, अब दुबई को देख लेते हैं। मूडी क्या कह रहा है दुबई के बारे में? वो कह रहा है कि थोड़ा कॉशियस है ना, लेकिन ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है, इकोनॉमी बड़ी डाइवर्सिफाई कर की हुई है इन्होंने अपनी। एसएनपी भी सिमिलर बात कर रहा है, इवन 2025 की भी बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक दिया हुआ है उसने। फिच की रेटिंग भी यही कह रही है, कंटिन्यूड स्ट्रेंथ ऑफ डायनेमिक सेक्टर्स, क्योंकि इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है उसने कि वो उनको बहुत सिक्योर नजर आ रहा है। इनकी इकोनॉमी बड़ी सिक्योर नजर आ रही है आने वाले वक्त के अंदर। यूबीएस, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी तकरीबन $100 बिलियन की है, और 180th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड है। इन्होंने लोगों की इन्वेस्टमेंट दुनिया के अंदर कराई हुई होती है, राइट? तो ये इन्वेस्टर्स हैं लोगों के। इनकी हर साल एक रिपोर्ट निकलती है, रियल एस्टेट बबल इंडेक्स, उसके अंदर ये रैंक करते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिटीज को, जो आपको एक मैप नजर आ रहा है। देखिए दुबई जो है वो फेयर वैल्यूड के ऊपर है। अभी भी जो आप प्राइसिंग हम कह रहे हैं कि दुबई महंगा हो गया, दुबई महंगा हो गया, दुबई महंगा हो गया, अभी भी दुबई जो है वो टोरंटो से सस्ता है, टोक्यो से सस्ता है, हांगकांग से सस्ता है, लंदन से सस्ता है, उन सब जगहों से सस्ता है। ये सब ओवर वैल्यूड है। और बबल कहां चल रहा है? ज्यूरिख में बबल चल रहा है जी, टोक्यो में बबल चल रहा है। तो दुबई अकॉर्डिंग टू यूबीएस, जो कि इन्वेस्टर है, फेयर वैल्यूड है। तो ये क्वेश्चन कि दुबई महंगा हो गया है, हमें रीएनालाइज करने की जरूरत है। आगे आ जाते हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इकोनॉमी अगर अच्छी ना चल रही है और रियल एस्टेट चढ़ा जा रहा हो तो डेफिनेटली देयर इज अ बबल, क्योंकि वो डिस्कनेक्शन ही तो बबल क्रिएट करता है। इकोनॉमी में जान नहीं है और रियल एस्टेट पे हाइक पे लोग खरीदे जा रहे हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंडिकेटर हैं 2020 से लेकर 2023 तक। इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, लॉजिस्टिक भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, रियल एस्टेट भी है, टूरिज्म भी है। और टूरिज्म तो सिग्निफिकेंट है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना चार्ट, ऑब्वियसली बिल्कुल खराब हो गया था, फुल चढ़ गया है, तो ये तो उसने सारे सबको क्रॉस कर दिया। तो ये जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है इन सारे सेक्टर्स का। तो यहां पे भी हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। दुबई के अंदर इटसेल्फ तकरीबन 6.5 लाख कंपनी रजिस्टर हुई हुई हैं, 6.5 लाख। को 19,000 कंपनी जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हुई हैं 2024 में, रिप्रेजेंटिंग ईयर एंड ग्रोथ ऑफ 17.6% की। जो दुबई की पॉपुलेशन है वो 3.8 से 7.8 मिलियन तक जाने की एक्सपेक्टेशन है बाय 2040। अब जब इतनी पॉपुलेशन पे जा रहे हैं तो रियल एस्टेट हमारे पास मौजूद है। ये रियल एस्टेट तो केटर नहीं कर सकती ना। तो रियल एस्टेट नहीं होगी तो लोग आके रहेंगे कहाँ पे? किराए पे घर कहाँ लेंगे, खरीदेंगे कहाँ पे, इंजॉय कहाँ पे करेंगे, बाल कहाँ से कटवाएंगे, शॉपिंग कैसे करेंगे, ये सारे काम कैसे करेंगे? तो ये डबल से भी ज्यादा होने वाली है 2040 में, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दुबई साउथ के ऊपर। ये एकदम से दुबई साउथ कहां से आ गया? सब चीजें ठीक चल रही थी, सब चीजें चल रही थी, दुबई की बातें हो रही थी कि यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, वहां ले लो, क्या कहते हैं, पाम जबल अली आ गया था, वो आ गया था, बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट चल रही थी, लेकिन दुबई साउथ का कोई खास जिक्र नहीं था। लेकिन क्या हुआ? हुआ ये कि बारिशें हो गई। और जब बारिशें हुई तो करेक्शन आ गया, और बहुत सारे लोग जो खरीद रहे थे वो रुक गए। और उन्होंने कहा कि यार दुबई दुबई तो मेरी तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई है, तो मेरी प्रॉपर्टी कुछ लीक कर रही है, वहां तो ड्रेनेज नहीं बना हुआ, अगर मैं खरीदूंगा तो क्या? तो एकदम से ना मार्केट हिल गई। इतनी हिली कि दुबई ने कहा कि यार मैं इसको कैसे रिवाइव करूं इस मार्केट को। तो इन्होंने जो आगे के लिए रखा हुआ था दुबई साउथ को, वो इस वक्त कैपिटलाइज करना नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि इस वक्त जो उनका फोकस था वो ये था कि जो एग्जिस्टिंग एरियाज हैं दुबई के, वहां से सारा जूस निकाला जाए। पहले वो जूस पूरा हो, यानी पहले तो कैश का हुआ है उससे पूरा सब कुछ निकालें, और फिर हम नए एरिया की तरफ शिफ्ट करें। तो जबकि दुबई साउथ इज नॉट अ न्यू एरिया, पुराना इलाका है, लेकिन इनका प्लान ये था कि अभी दुबई साउथ को नहीं छेड़ेंगे, सबसे पहले हम बाकी एरिया से निकालेंगे। लेकिन बारिशें हो गई, और बारिश जैसे हुई तो शोर मच गया, ओए दुबई में ये हो गया, दुबई में वो हो गया। ये तो नंबर 1 है
मार्केट सेंटिमेंट चेंज करने के लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हम $35 बिलियन की का जो नया एयरपोर्ट है वो आ जाएगा आने वाले 10 सालों के अंदर। और बस इस खबर ने जो है वो पूरी की पूरा जो फोकस था वो उधर उधर मूव कर दिया, और जैसे ही वहां मूव किया है तो मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कितना बड़ा एयरपोर्ट होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये दुबई साउथ का जो हम डिस्कशन कहते हैं, ये दुबई साउथ अप्रैल से पहले कहाँ था? लोग ज्यादा कुछ जिक्र ही नहीं करते थे, होता था लेकिन कोई खास फोकस नहीं था। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा लोग बात ही दुबई साउथ की कर रहे हैं, दुबई साउथ, दुबई साउथ। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बात सब दुबई साउथ ही कर रहे हैं, लेकिन आपको दुबई का सिलिकॉन ओएसिस जो है उधर भी देखना होगा, क्योंकि अभी उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी वो देख रहे हैं कि वहां कैसे प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, कितना ज्यादा, और फिर अनाउंस करेंगे कोई बड़ा प्रोजेक्ट उसके पास हो। तो नेक्स्ट जो इन लाइन है इसके बाद वो दुबई सिलिकॉन ओएसिस है, जहां पे ये सारी यूनिवर्सिटीज आने वाली। अच्छा, वही मैंने आपको बताया ना कि क्या कर रहा था उससे पहले जी, वो मैक्सिमाइज कर रहा था जूसेस। रेट ये चल रहे थे, ओल्ड टाउन डाउनटाउन क्रीक का 2000 रुपए, 2000 दरम फीट, 1400 रुपए दरम पर स्क्वायर फीट। दुबई जो था, दुबई साउथ जो था वो 1000 से 1200 के दरमियान होता था। तो इसलिए दुबई साउथ एकदम से पिक्चर में आ गया। और अब थोड़ा सा दुबई साउथ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप लोगों को कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। अच्छा, चलें जरा मैप पे समझते हैं कि ये साउथ और नॉर्थ क्या चीज होती है। ओल्ड सेंटर ये शारजा के पास पुराना एयरपोर्ट, ठीक है, डेरा दुबई, बुर दुबई, करामा शरामा सारा पुराना, ठीक है। बट ये दूसरे एमिरेट्स के साथ था, शारजा के साथ था, ये था ओल्ड सेंटर। अब ये नया सेंटर जो हो रहा है वो बनने जा रहा है ये वाला इलाका। और क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पाम जबल अली इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जबल अली पोर्ट है यहाँ पे, और अब इस एयरपोर्ट को यहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अब ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको मिल गई है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अबू धाबी का बॉर्डर लगता है इसके साथ। तो पहले उस एरिया के अंदर शारजा की इन्वेस्टमेंट काफी थी, क्योंकि वो शारजा से करीब था। अब इस एरिया के अंदर एक्सपेक्टेड ये है कि तकरीबन कोई 25 to 30% इन्वेस्टमेंट जो है वो अबू धाबी से आएगी, क्योंकि यहाँ इस एयरपोर्ट से अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है वो तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव पर है, और अबू धाबी का जो सिटी सेंटर है वो तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर है। तो अबू धाबी से काफी क्लोज हो गया है ये वाला इलाका। तो अबू धाबी का इन्वेस्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अच्छा, तो एक तो ये था कि हम इसको देखते इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब जो दुबई साउथ की बात हो रही है, जो मैप नजर आ रहे हैं वो ये वाले नजर आ रहे हैं। इवन जो मैंने भी एडवर्टाइज किया था उसमें जो मैप मैंने यूज किया था वो यही वाला मैप यूज किया था ये। लेकिन दुबई साउथ इज बिगर देन दैट। दुबई ये जो ब्लैक वाला इलाका नजर आ रहा है ना, ये है दुबई साउथ। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये इलाके का जो पोटेंशियल है वो डबल हो जाता है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज हो रही होगी वो सब इसके आसपास भी हो रही होगी। हमें सराउंडिंग एरिया को भी चेक करना है, तो कि हम आगे आगे चेक करेंगे। अच्छा, मेजरली स्पेस देखते हैं हम दुबई साउथ सेल्फ है क्या। एक तो एयरपोर्ट है, ठीक है, एक्सपो हो चुकी है ऑलरेडी 2020। ये रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, दुबई साउथ का ही रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। एविएशन सेंटर है, लॉजिस्टिक डिस्ट्रिक्ट है, बिजनेस पार्क बनेगा यहाँ पे, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है, और गोल्फ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ की जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो एक्सपो जो डिलीवर हो चुकी है, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट और गोल्फ। गोल्फ का मतलब इमार साउथ। अगर आपका वहां जाना हो तो आप देखेंगे कि वहां पे इमार ने ऑलरेडी अपनी डेवलपमेंट कर दी। तो ये तीन एरियाज जो है ऑलरेडी डेवलप हुए हैं, बाकी अब एरियाज डेवलप हो रहे हैं। और बाय द वे ये जो अल मखतूम एयरपोर्ट है ये अपग्रेड होने जा रहा है, ये ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, तो काफी अर्से से यूज हो रहा है। जो तीन की प्रोजेक्ट्स हैं दुबई साउथ के, वो अल मखतूम एयरपोर्ट है, जबल अली पोर्ट है, और पाम जबल अली है। इन तीनों चीजों को आप याद रखिएगा, क्योंकि अब हम जो देखेंगे वो इन तीनों को जहन में रख के देखेंगे, दुबई साउथ को और उसकी अपॉर्चुनिटी को इन तीनों की बेसिस पे एनालाइज करेंगे। अच्छा, टाइमलाइंस क्या थी दुबई साउथ की? जबल अली पोर्ट जो है वो 1979 में लॉन्च हुआ था। अल मखतूम एयरपोर्ट की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 2006 में हुई थी, और लॉन्च जो हुआ था वो 2010 में हुआ था। पाम जबल अली जो फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ है वो 2005 में हुआ है, और एक्सपो 2020 में लॉन्च हुई थी, राइट। तो ये की टाइमलाइंस हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स की। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये प्लान इनका हमेशा से पहले था, बस वो अपने हिसाब से और ऑब्वियसली सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उन्होंने इसको एडजस्ट किया था।
अच्छा, एक्सपो का मैंने आपको बता दिया, 6 महीने 24 मिलियन लोग 178 कंट्रीज से 70% पॉपुलेशन आई थी जिसने देखा। तो एक्सपो क्राउन ज्वेल है दुबई साउथ का। आपका अगर जाना हुआ होगा तो देखा होगा क्या जबरदस्त चीज उन्होंने बनाई है। मैं भी रिसेंटली होकर आ रहा हूँ, एक्सपो में तो नहीं गया था लेकिन इस दफा गया था। तो क्या जबरदस्त इन्होंने एक शहर बना दिया है पूरा। अच्छा, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पाम जुमेरा का नाम सुना होगा आपने। पाम जुमेरा को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि स्पेस से भी नजर आता है। अब 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है पाम जबल अली। की पॉइंट्स कुछ ये हैं, 2 टाइम्स बिगर है पाम जुमेरा से। 110 किलोमीटर की का बीच एक्सेस, बीच फ्रंट क्रिएट हो रहा है दुबई के अंदर। अब आप देख सकते हैं दुबई के मैप के ऊपर दुबई के पास ज्यादा बड़ा बीच नहीं है, मतलब उसकी जो लोकेशन है दुबई की, लिमिटेड एरिया है बीच का, क्योंकि दुबई है भी काफी छोटा। तो अब ये बीच फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और ये कोई $12 बिलियन का प्रोजेक्ट है। एक ट्रंक है, 17 ब्रांचेस हैं, 7 आइलैंड्स होंगे, 80 होटल्स आने वाले हैं यहाँ पे। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 80 होटल्स का प्लान है। और 30% जो एनर्जी यूज होगी वो ग्रीन एनर्जी होगी। तकरीबन को 35,000 लोग रहेंगे वहां पे, और 1700 बीच विलाज और 6,000 अपार्टमेंट्स होंगे। जो मिनिमम आई थिंक लॉन्च हुआ था 18 मिलियन पे एक विला इन्होंने लॉन्च किया है, जो इस वक्त 19 मिलियन, 19.5 मिलियन, 20 मिलियन का चल रहा है। तो जो मिनिमम प्राइस थी वो 18 मिलियन की थी एक विला की इसकी, और ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है, जो पहला फेज था इनका। ठीक है, पाम जबल अली की बात कर ली। अच्छा, पाम जबल अली के बाद अगर हम जबल अली पोर्ट की बात ना करें तो मजा नहीं आएगा। 9th लार्जेस्ट पोर्ट है दुनिया का, और 7 टॉप पोर्ट्स जो हैं वो चाइनीज हैं। तो दुनिया में से अगर मैं चाइना निकाल दूं और उसके पोर्ट्स भी निकाल दूं, तो दुनिया का सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट, सॉरी 9th लार्जेस्ट पोर्ट है, और बिजिएस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। इससे ऊपर जो रैंकिंग में है वो रॉटरडम नेदरलैंड का पोर्ट है, उसके बाद ये वाला पोर्ट आता है। तो इतना सब्सटेंशियल, इतना क्रूशल पोर्ट है पूरी दुनिया के लिए जबल अली का पोर्ट जो है। तो जबल अली का पोर्ट अब दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के साथ मिलने जा रहा है इस लोकेशन के थ्रू। अच्छा जी, दुबई साउथ, ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं एविएशन कंपनीज, क्योंकि कार्गो टर्मिनल है, ज्यादातर कार्गो का फ्लाइट्स आती हैं वहां पे। तो वो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है। हॉस्पिटैलिटी का भी, जी भी वहां पर है, लुफ्थांसा भी वहां पर है, एमिरेट्स की जो वो थी ट्रेनिंग फैसिलिटी, वो भी उन्होंने मूव कर दी थी। तो ये पुरानी स्लाइड है, और इस स्लाइड में बताया कि ऑलरेडी ये ऑपरेशन हो चुका है, यहाँ पे काफी कंपनीज काम कर रही हैं। ये खैर वो मास्टर प्लान है, मैं इसको स्किप करूंगा, हम दिखा चुके हैं इसको। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35% ऑफ द दुबई जीडीपी जो है वो दुबई साउथ जनरेट करके देगा, जो कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर होगा दुबई की इकोनॉमी के अंदर। इतनी बड़ी परसेंटेज किसी भी कैटेगरी के पास नहीं है, इतनी बड़ी दुबई साउथ के पास होगी। अच्छा, ये भी पुरानी स्लाइड थी, मैंने करेक्ट किया है। तकरीबन 2 मिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशन है जिनको वहां पर रहने की जगह चाहिए होंगी, 2 मिलियन लोगों की। 5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, और जैसे कहा कि वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दुबई जीडीपी होगा, 35%। अच्छा, $500 बिलियन ऑलरेडी वहां पे खर्च हो चुके हैं, जिनमें से $300 बिलियन गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है। मैं जबल अली, पाम जबल अली, जबल अली पोर्ट, पाम जबल अली, दुबई साउथ का सराउंडिंग का एरिया, एक्सपो वगैरह मिला लूं तो तकरीबन $200 बिलियन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और $300 बिलियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर चुकी है उस एरिया में। तो तकरीबन $500 बिलियन ऑलरेडी स्पेंट हो चुका है उस एरिया के अंदर। तो जहां हम नई की बात करें ना कि वो तो वहां कोई नहीं है, वहां पे $500 बिलियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। अच्छा, ये मैं स्किप करूंगा, ये मैं स्किप करूंगा। ये कंपनीज हैं जो मूव हो गई हैं उनके स्नैपशॉट से। तकरीबन इस वक्त 1,12,000 एमिरेट्स के एम्प्लॉइज हैं, और तकरीबन 6,000 आई थिंक फ्लाई दुबई के एम्प्लॉइज हैं। तो ये मूव होने हैं, क्योंकि एमिरेट्स पूरी मूव होगी तो ये इतने तो आ ही रहे हैं। बाकी 77 एयरलाइंस हैं जो ऑपरेट करती हैं वहां से, जिनके ऑफिस खुले हुए हैं, एम्प्लॉइज हैं 77 एयरलाइंस के। तो वो सारे के सारे एविएशन ही ठीक ठाक बड़ा सेगमेंट होगा दुबई साउथ का।
अच्छा, चाइनीज कंपनीज जो है वो लॉजिस्टिक का जो एरिया है दुबई साउथ का, वहां पे तकरीबन $4 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है, $4 बिलियन का। भारत मार्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है अपना प्रोजेक्ट वहां पे, और वहां पे कुछ $100 बिलियन की वो है एक्सपोर्ट्स हैं यूएई की इंडिया के साथ। तो एक स्पेशल एरिया दिया गया है भारत मार्ट को, और ये यहीं जबरअली से ऑपरेट करेगा। तो ये भी अभी इस साल की आई थिंक फरवरी की खबर है, ये हाँ 15 फरवरी की खबर है। अच्छा, सबसे पहले चेक करते हैं कनेक्टिविटी को इस इलाके की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कनेक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जहाज कवर हो गया, एयरपोर्ट आ गया दुनिया का सबसे बड़ा, सी आ गई, पानी आ गया, जहाज आ गए सारे, ट्रेन आ गई, इत्तेहाद रेल आ रही है, ठीक है, मेट्रो आ गई, मेट्रो ऑलरेडी आ चुकी है एक्सपो तक, ठीक है। अच्छा, मेजर रोड्स E611, E311, E11, E54, ये सब के सब जो हैं वो कनेक्टेड हैं दुबई साउथ के साथ। मैप देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेट्रो। ये मेट्रो का मैप है, जिनमें से अभी रेड वाली लाइन जो है वो डिस्ट्रिक्ट तक आई है, बाकी पर्पल लाइन और ब्लू लाइन जो है वो दुबई साउथ के एरिया को कवर करेंगी, और ये आगे का रेड लाइन एक्सटेंड होगी जो कि पाम जबल अली वगैरह तक जाएगी। तो ये मेट्रो का प्लान है जो कि 2030 तक पूरा होना है, 2040 तक नहीं, 2030 तक पूरा होना है, 6 सालों के अंदर। तो ये एक्सटेंशन चल रही है इसकी। इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं, इत्तेहाद रेल का जिक्र सुना होगा आपने, और ये मैप है इत्तेहाद रेल का, जो कि एक एज ऑफ यूएई से स्टार्ट होगा और दूसरे एज तक जाएगा। और इसमें आप ये देखिए कि क्या कनेक्टिविटी है, यहाँ पे जबल अली पोर्ट कनेक्ट होगा, खलीफा पोर्ट कनेक्ट होगा, अजमान कनेक्ट होगा, खौरफखान कनेक्ट होगा, अलैन कनेक्ट होगा। तो पूरा यूएई को ये कनेक्ट कर रहे हैं इत्तेहाद रेल से। और बाय द वे इत्तेहाद रेल इज आई थिंक फाइनल स्टेजेस में ऑपरेशनल होने के, इनकी ट्रायल रन वगैरह हो चुके हैं, बट बहुत जल्द ऑपरेशनल हो रही है। और अगर आप ने नहीं सुना तो ये भी सुन लीजिए कि जीसीसी रेल का भी डिस्कशन हो रहा है, जो कि इत्तेहाद रेल से कनेक्ट होगी, और ये रूट है उस जीसीसी रेल का, कुवैत से बहरीन या सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से बहरीन, सऊदी बहरीन से कतर, कतर से फिर सऊदी अरेबिया, वहां से फिर यूएई और फिर ओमान। तो ये पूरी जीसीसी रेल का प्लान है जो कि अप्रूव हो गया है, और उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इत्तेहाद रेल कनेक्ट करेगी जीसीसी रेल को, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाते हैं, तो ये इलाका पूरा का पूरा कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से 100% है। इससे पहले कोई भी इलाका आपको नहीं मिलेगा दुबई के अंदर जहां पे इतनी कनेक्टिविटी हो। ये एमिरेट्स रोड, एमबीजी रोड, शेख ज़ायद रोड, समंदर, एयरपोर्ट, और यहां से इत्तेहाद रेल आ रही है, ये इत्तेहाद रेल का रूट है, ठीक है, और मेट्रो। तो 100 आउट ऑफ 100 इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी दुबई साउथ को। अच्छा, अब थोड़ा सा पड़ोसी देख लेते हैं कि पड़ोसी क्या है। जबल अली पोर्ट का तो हमने थोड़ा देख लिया। डीआईपी दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क है राइट हैंड साइड के ऊपर, और डीआईसी दुबई इंडस्ट्रियल सिटी है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। तो ये सारे का सारा जो इलाका है यहाँ पे बिजनेस होता है। और मेरे ख्याल से मुझे सबसे अच्छी बात जो दुबई साउथ की लगी है वो लगी यही है कि ये इंटरटेनमेंट का इलाका नहीं है। इंटरटेनमेंट को इन्होंने थोड़ा सा जब पाम जबल अली तक रखा है समंदर के आगे। बाकी सारा का सारा इलाका जो है, अगर आप यहाँ कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारा का सारा बिजनेस ओरिएंटेड इलाका है। वाई, क्यों जरूरी है ये? जब कोविड आएगा ना, अगला कोविड जब आएगा, देखें कब आता है, तो सबसे आखिर में ताला जो है ना वो पोर्ट्स को लगता है। और जब लास्ट टाइम आया था तो दुबई का जबल अली पोर्ट उस वक्त भी ऑपरेशनल था, उस वक्त भी काम कर रहा था। इवन मेरी पास प्रॉपर्टी एक वहां पे डिस्कवरी गार्डन में, तो वो भी वो रेंट पे थी, कभी रेंट से नहीं हटी वो, क्योंकि बहुत से लोगों की जो लोग हैं वो चले गए थे क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे थी उनकी प्रॉपर्टीज। लेकिन बिकॉज ऑफ जबल अली पोर्ट मेरी प्रॉपर्टी हमेशा रेंट पे रही है पिछले 10-12 सालों के अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस साइड के ऊपर भी बिजनेस है, उस साइड पे भी बिजनेस है, आगे रेजिडेंशियल कम्युनिटीज हैं, और नॉर्थ में भी बिजनेस है, और बिजनेस के बाद फिर पाम जबल अली है, पाम जबल अली फिर समंदर के अंदर आ जाता है। तो ये सराउंडिंग है एरिया इनका। अब यहाँ पे भी कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो डीआईपी इज अ गुड एरिया जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। डीआईसी में अभी कोई इतनी खास मतलब प्रोजेक्ट तो आया हुआ है, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैं आपको बाद में बोनस में बताऊंगा कि वहां पे क्या है। प्राइसिंग बहुत उनकी हाई है, लेकिन यहाँ पे भी आपको रेजिडेंशियल चीजें मिल जाएंगी। और ये इलाका जो है सारा ये इमार साउथ का है। अच्छा, ये डेवलपमेंट हुई भी है, ये है डेवलपमेंट डीआईपी की, ये देखिए
ये रेजिडेंशियल चीजें बनी हुई हैं। और ये DIC है, ये दुबई इंडस्ट्रियल सिटी है, तो यहाँ पे ज्यादातर फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। लेकिन इसी के दरमियान में एक और प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये सिलसिला है इसका, क्लोज बाय है बाकी सारी चीजों से, इंडस्ट्रियल सिटी, लॉजिस्टिक सिटी, मतलब प्योर बिजनेस है यहाँ पे। अच्छा, और ये मैंने स्नैपशॉट निकाला था उसी मैप का 2040 का, ये देख रहे हैं सारी पर्पल आपको जो कलर नजर आ रहा है, ये सारा इंडस्ट्रीज का कलर है। तो दुबई का जो नया एयरपोर्ट है वो चारों तरफ इंडस्ट्रीज से घिरा हुआ है, बिजनेस से घिरा हुआ है। तो मैं इसको CFL कह रहा हूँ, कोविड फ्रेंडली लोकेशन। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा USP है इस प्रोजेक्ट का। अच्छा, प्रेजेंटली इस वक्त दुबई साउथ के अंदर तकरीबन 25,000 कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, यहाँ कोई चीज बनने नहीं जा रही, 25,000 ऑलरेडी, यहाँ चीज ग्रो होने जा रही है, ये पॉइंट है। अच्छा, और जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन $500 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, 300 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट ने किए हैं, 200 बिलियन प्राइवेट ने किए हैं। और इसलिए मैंने इसका नाम रखा था $1 ट्रिलियन सिटी इन मेकिंग। तो अब जो आने वाले वक्त में जो 4-5 सालों में इन्वेस्टमेंट यहाँ होनी है वो $500 ट्रिलियन की होनी है, तो वो उसको $1 ट्रिलियन सिटी बना देगी, और 35% कंट्रीब्यूशन होगा इस पोर्ट का, सॉरी इस लोकेशन का, दुबई के GDP के अंदर। अच्छा जनाब, कोई सवाल? नहीं। ऑल गुड, चले चले आगे चलते हैं। ये इनका बड़ा इनिशियल स्टेटमेंट है, वी आर नॉट बिल्डिंग द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, वी आर बिल्डिंग द एविएशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगेन वेरी एम्बिशियस, वेरी बोल्ड, और अभी जो अनाउंस भी किया है उसके कुछ नंबर्स भी इसी तरह की हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी हम ये एरोट्रोपोलिस बनेगा, यानी एरोट्रोपोलिस वो होता है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो के जिसकी जो इकोनॉमी होती है वो एयरपोर्ट के एयरपोर्ट सेंटर में होता है, उसको एरोट्रोपोलिस कहते हैं। तो ये एरोट्रोपोलिस बनाने जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनाने नहीं जा रहे हैं, एविएशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं। इसलिए इसका पुराना नाम जो था ना वो दुबई वर्ल्ड सेंट्रल था जब इन्होंने लॉन्च किया था ये, फिर इन्होंने इसको चेंज करके ये दुबई साउथ कर दिया, उसके बाद ये अब इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम दुनिया को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस लोकेशन के ऊपर। ये कुछ रेंडर्स हैं नए एयरपोर्ट के, काफी फ्यूचरिस्टिक है। अच्छा, कुछ की पॉइंट्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट 70 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, 5 टाइम्स होगा जो एग्जिस्टिंग दुबई का एयरपोर्ट है, 400 गेट्स होंगे, 5 पैरेलल रनवेज, 5 पैसेंजर टर्मिनल्स, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर की पैसेंजर हैंडलिंग इन ईयर, 260 मिलियन की पैसेंजर हैंडलिंग, और तकरीबन 12 मिलियन टन एनुअल कार्गो कैपेसिटी है। 10 साल में कंप्लीट होगा, और तकरीबन 1 मिलियन लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी, लोगों की जो रहेंगे इसके आसपास, जो कि काम कर रहे होंगे इस एयरपोर्ट के लिए या एयरपोर्ट की सर्विसेज के लिए। अच्छा जी, मैंने चैट जीपीटी से कहा कि यार इस जगह का तो कोई और नाम होना चाहिए, अल मखतूम एयरपोर्ट, जबल अली पोर्ट, पाम जबल अली। तो उसने सजेस्ट किया कि इसका नाम होना चाहिए दुबई मेगा ट्राइका। तो ये लग्जरी और एक सी पोर्ट और एक एयरपोर्ट को मिलाता है। तो इस जगह का नाम है, मैंने जो रखा है या चैट जीपीटी ने जो सजेस्ट किया है वो है दुबई मेगा ट्राइका। तो दुबई साउथ से बड़ी चीज जो है वो दुबई मेगा ट्राइका है जो कि बनने जा रहा है। अच्छा जी, बोनस, राइट। अच्छा, अब दुबई साउथ के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो चुपा के जो है वो इस वक्त अमेरिका में सेल हो रहा है, और ये $1 बिलियन का गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये लोकेशन है, इसका नाम है डिस्कवरी ड्यून्स, और ये इमार साउथ है, ये अल मखतूम एयरपोर्ट है, ये DIC है, और ये डिस्कवरी ड्यून का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये इसकी जो कवरेज आपको नजर आएगी ये CNN में कवरेज है ये, और इसमें जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 50-50 मिलियन डॉलर के बिक रहे हैं। अब इससे बड़ी बात तो मुझे नहीं समझ आ रहा यहाँ पे, ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा भाई ये तो 340 मेंशन हैं सिर्फ, सुपर एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, और 50-50 मिलियन की प्लॉट्स बेच रहे हैं यहाँ पे।
इस रेगिस्तान के अंदर। तो दुबई का जो है वो, और ये इनकी वेबसाइट है डिस्कवरी ड्यून्स के नाम से। अच्छा जी, कौन से इलाके जो हैं वो बेनिफिट होंगे एयरपोर्ट की वजह से, या ये दुबई ट्राइका की वजह से, मेगा ट्राइका की वजह से? दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, यानी ये बस पॉइंट से बता रहा हूं कि जो आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे हैं तो इन जगहों को कंसिडर कीजिए जब आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, अल फुरजान, जेएलटी, दुबई प्रोडक्शन सिटी, जेवीसी, जेवीटी, डिस्ट्रिक्ट 1 एंड 2, दुबई स्पोर्ट्स सिटी, दुबई मोटर सिटी, डिमैक सन सिटी, डिमैक हिल्स, लगून्स, टाउन स्क्वायर, अरेबियन रैंचेस, पाम जबल अली, जुमेरा गोल्फ स्टेट एंड कंट्री क्लब एंड जबल अली हिल्स। ये सब के सब 30 मिनट की ड्राइव पर हैं इस एयरपोर्ट से। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो इस, और दुबई साउथ को तरफ फोकस है आपका, तो इन जगहों को आप कंसिडर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली डिपेंडिंग इस चीज पर है कि ये प्रॉपर्टी कितनी क्लोज है, कितनी दूर है, डेवलपर क्या है, वो एक अलग साइंस है। बट ये कि ये जगह ऐसी है जिन पे इम्पैक्ट आएगा इस एयरपोर्ट का, तो प्राइस जो है वो ओवरऑल ऊपर जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इमार साउथ का मैंने ऐसी एक छोटी सी एग्जांपल निकाली थी। इमार साउथ 70% ग्रोथ है प्राइसिंग में। 2021 में ये लॉन्च हुआ था और इस वक्त इसकी प्राइस में 70% ग्रोथ है। तो अगर आपने लिया होता तो इस वक्त 70% ग्रो कर चुकी होती है आपकी प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है अल फुरजान के अंदर, 73% रेंटल ग्रोथ है 2020 से कंपेयर किया जाए तो। अच्छा, ऑफ प्लान आ जाते हैं। ऑफ प्लान में कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ऑब्वियसली सारे ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैंने तो कुछ पिक एंड चूज किए हैं। जबल अली हिल्स मीरास का प्रोजेक्ट है। मीरास जो है वो दुबई गवर्नमेंट की कंपनी है, नखील मीरास, ये वो है। ताम जबल अली नखील का प्रोजेक्ट है, नखील दुबई गवर्नमेंट। इवन इमार इज दुबई गवर्नमेंट, बट इमार इज सेमी दुबई गवर्नमेंट, इट्स नॉट 100% गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, बट फुली ओन नहीं करती वो। नखील को वो ओन करते हैं, मीरास को ओन करते हैं, दुबई होल्डिंग्स के नाम से कंपनी है जो कि दुबई प्रॉपर्टीज को भी ओन करती है। तो ये 3 कंपनीज हैं जो कि दुबई गवर्नमेंट ओन करती है। फिर एक अजीजी का प्रोजेक्ट है वीनस के नाम से। इमार साउथ का मैंने जिक्र किया, इमार साउथ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है ये दुबई साउथ भी एक डेवलपर है, गवर्नमेंट है, और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए। फिर इमार का हाइट्स है, डिमैक का रिवर साइड है, इमार का ओवेसिस है, दी ग्रैंड इमार है यहाँ पे, वर्डाना है, रेपोडेज एक कंपनी है उसका, और एक्सपो सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी। तो ये कुछ रियल एस्टेट की करीब करीब की अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो डिमैक का लगून्स भी अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि वो यहाँ पर आ जाता है करीब। सन सिटी डिमैक ने अभी लॉन्च किया है यहाँ पे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि वो भी काफी करीब है इसके। सब 30 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है सारे। तो एक तो ये वाला इलाका और एक ऊपर वाला इलाका सारा ये वाला जेवीसी, जेवीटी, यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह जो हैं, ये तो मैंने ज्यादातर आपको ये तो विलास बताएं, ये अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं। अगर आप थोड़ा सा सस्ती चीजें चाहते हैं तो डिस्कवरी गार्डन, ये फुरजान का इलाका, जेवीटी, जेवीसी, मोटर सिटी, ये इलाका काफी ग्रो करेगा इस एयरपोर्ट के आने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इलाके का एडवांटेज ये है कि अगर आप यहाँ कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो ये इलाका आने वाले 4-5 सालों में डेवलप हो रहा है ना, तो प्रॉपर्टी की जो टाइमलाइन है ना वो बहुत मैटर करती है। वो अगर आपकी प्रॉपर्टी 2028 में डिलीवर हो रही है या 29 में डिलीवर हो रही है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी अगले साल डिलीवर हो रही है तो थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा कि वो रेंट पे जाएगी, नहीं जाएगी, अभी जाएगी, कब जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली बैलेंस आउट करना है कैपिटल एप्रिसिएशन अलॉन्ग विद आरओआई, यानी रेंटल मुझे क्या मिल रहा है, आज क्या रेंटल मिल रहा है और उसके कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होगा। ये दोनों चीजों को इंटैक्ट रखने के लिए आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्कशन हम कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन भी कर लेंगे हम, अगर किसी ने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, तो वो हम कर सकते हैं अलग से। मोहसिन भाई, ये जो ग्रीन में आपने मेंशन किया हुआ है, ग्रीन एंड ब्लू में, ग्रीन का मतलब ये है कि प्लान है, मतलब ये अभी डेवलप हो रहे हैं, ओके, ठीक है, और ब्लू का मतलब ये है कि ऑलरेडी बन चुके हैं, इनकी एक्सपेंशन चल रही है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। ब्लू वाले भी जैसे इमारत साउथ डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अब नए नए प्रोजेक्ट्स ऊपर से ऊपर आ रहे हैं इसी तरह से। लेकिन ये बाकी ग्रीन वाले जो हैं ये अभी लॉन्च हुए हैं। ये सन सिटी जो है ये लॉन्च होना है या हो गया? ये अभी लॉन्च हुआ है ये, और ये सबसे अच्छे रेट में हुआ है 970, आई थिंक 970 का रेट है पर स्क्वायर फीट का। तो ये सारी ये टाउन हाउसेज है ना ये इसमें
जी जी, ये बेसिकली मीरास का एक प्रोजेक्ट था, चेरीवुड। ये यहाँ पर ना, ये चेरीवुड है। चेरीवुड की एक एक्सटेंशन थी जो मीरास ने ही बेसिकली बनानी थी, वो उन्होंने डेमैक को दे दी। तो Okay. डेमैक बना रहा है, तो प्राइस का बड़ा एडवांटेज यहाँ पे है, भी सबसे सस्ता इस वक्त सन सिटी जो है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। हाँ, तो ये इलाके भी प्लीज कंसिडर कीजिए। जेएलटी, अल्फुरजान, जेवीटी, जेवीसी स्पोर्ट। इसका एडवांटेज ये कि अगर आप यहाँ कोई चीज लेते हैं ना, ये फौरन एंड पे चली जाएगी, और जब दुबई साउथ ग्रो करेगा तो उसका इंपैक्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बोथ बोथ चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे वाली जो चीजें हैं ना, वो आपको इमीडिएट रिटर्न नहीं देंगी, या आपको 3-4 साल का पेमेंट प्लान देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जब 2028 में 29 में मिलती हैं तो उसके बाद फिर वो आपको रिटर्न देंगी। यहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं, तो वो आपको अगर जल्द भी डिलीवर हो जाता है, 2 साल में डिलीवर हो जाए, 1 साल में डिलीवर हो जाए, 3 साल में हो जाए, तो आपको इमीडिएट रिटर्न आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब ये खैर बाकी अब ये प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ मैंने इनके स्नैपशॉट्स वगैरह उठाए थे दिखाने के लिए। प्राइसिंग मैंने दिखाई थोड़ी सी आप लोगों को। मैं बस ये स्किप कर रहा हूँ, हम फिर स्पेसिफिकली डिस्कशंस कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनकी प्राइसिंग है इनकी। तो मिनिमम जो है वो 1.8 1.9 मिलियन से विला कम्युनिटी स्टार्ट हो रही है, और जो अपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन आई थिंक स्टूडियो जो है वो सस्ते से सस्ता जो आपको मिलेगा वो कोई 5 लाख तक मिलेगा स्टूडियो, और अच्छे डेवलपर का होगा तो थोड़ा सा और महंगा होगा, लेकिन मिनिमम 5 लाख तक का आपको स्टूडियो मिलेगा। इमार ऑब्वियसली बीइंग द नंबर 1 डेवलपर देयर। ओवेसिस का जो प्रोजेक्ट है 10 से 50 मिलियन के विलाज हैं। हाइट्स जो है वो 2 से 5 मिलियन की है की प्राइसिंग, और ग्रैंड पोलो रिजॉर्ट का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो 5 से 10 मिलियन का होगा। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज इन सबके साथ गोल्डन वीजा जो है वो आपको मिल जाएगा। डेन्यूब भी है, डेन्यूब के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आसपास, कुछ जगहों पे ये गारंटीड रेंटल्स भी ऑफर कर रहे हैं, इनका पेमेंट प्लान काफी अच्छा होता है, वो देखा जा सकता है। इनके भी काफी अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उस एरिया के अंदर, वो देखे जा सकते हैं। फिर एक नया डेवलपर है जो कि बहुत जल्दी उसने ग्रो किया है, और शायद आप लोगों ने नाम सुना, बिंगाटी। और बहुत ही अमेजिंग किस्म का डेवलपर है, और इमारातीज हैं, बट अमेजिंग काम किया है इन्होंने। बल्कि शुरू में जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए थे वो तो बनाए पहले, बेच दिए, और फिर नए बनाने शुरू किए, मतलब रेडी टू मूव बेचे पहले इन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए। आप डिजाइनिंग देखें क्या किस तरह की डिजाइनिंग की हुई है इन्होंने, ये देखें। ये बिंगाटी ने बुगाटी के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये मर्सिडीज बेंज के साथ एक प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। सो अब ये कि आई थिंक दुबई साउथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो अल्लाह ने निकाल के दे दी है इस पीरियड के अंदर, वरना दुबई साउथ बहुत लेट आता, और उस बहाने हमने दुबई को काफी इंट्रोगेट कर लिया, काफी इन्वेस्टिगेट कर लिया। तो आई स्टिल बिलीव कि अभी भी पोटेंशियल है, लेकिन सही जगह पे, और दुबई का जो विजन है 2040 का, या शेख का जो विजन है, उसके साथ अगर हम साथ साथ चलते हैं तो वी विल बी इन द सेफ हैंड्स। लेकिन अगर हम रैंडमली जाके कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें नहीं आइडिया हो पाता कि जी वहां क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होगा, आई थिंक वी विल बी इन ट्रबल। तो आई एम डन। सॉरी मैंने 16 मिनट फॉर क्वेश्चंस। जी मोहसिन भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, माइट बी अ वेरी बिगिनर लेवल क्वेश्चन। सर मुझे बताइएगा, एक ऑब्वियसली हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि दुबई जैसे रीजन में इन्वेस्टमेंट करनी है या पाकिस्तान में करनी है। दो रीजन उसकी एंगल से मैं कह रहा हूँ। एक तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी वाइज कि पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल चीज़ें वो है। दुबई में जाने का मतलब है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट चीज़ें और भी आपके एक्सपेंसेस ऑन टॉप ऑफ इन्वेस्टमेंट वो एड अप हो जाते हैं। और दूसरा पाकिस्तानी मार्केट इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट अभी डेप्रिशिएटिव ज़रा स्टांस में है। और दुबई जैसा आपने अपनी स्लाइड्स में भी कहा ऑलरेडी मतलब ग्रोथ दे रही है और बड़ी अप्रिशिएट हुई भी है। बट अगेन उनके भी फ्यूचर प्लान से नज़र आ रहा है कि ये तो और एक्स अभी करेगी। तो इन अ जनरल स्टार्टर इन्वेस्टर के लिए व्हाट शुड बी द राइट स्टेपिंग? पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट्स पहले स्टार्ट करके बिल्डअप करके दुबई मूव करना चाहिए, या starting opportunity is much better to take a start in Dubai and then maybe add more regions? नहीं, अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो इन्वेस्टर होता है ना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, 3 चीजों को देखता है।
एक देखता है सिक्योरिटी को, ठीक है, दूसरा देखता है आपकी ग्रोथ को, ठीक है, और तीसरा ये देखता है कि जब मुझे बेचना हो तो मैं उसको बेच सकता हूँ, राइट, लिक्विड है, जब भी मुझे बेचना हुआ मैंने बेच दिया। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो जब आप इस क्राइटेरिया पे इस वक्त इस करंट कंडीशन में पाकिस्तान को देखते हैं तो कुछ कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर नजर आएंगी, लेकिन वो प्रॉब्ली थोड़ी उनकी प्राइस हाई होगी। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म गेम है। जो पाकिस्तान में पीछे शॉर्ट टर्म गेम रहा है ना, बहुत कम कम वक्त के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, चीजें आगे चलती चली गई हैं, वो चला गया, उससे बहुत सारे फैक्टर्स थे। इस वक्त बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान करना चाहते थे और वो मेरे थ्रू पाकिस्तान वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इधर ओमान में कर रहे हैं या दुबई में कर रहे हैं या शारजा में कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो डाइवर्ट हो गए हैं उस मार्केट से, क्योंकि उनको वो जो इकोसिस्टम है ना वो उनको समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर, और रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, आपका मनी सिक्योर नहीं है, डेवलपर जो है वो लेके भाग जाए, कुछ कर जाए, रिस्क पाकिस्तान का उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई है। आपके लिए बड़ा, आपके लिए नॉर्मल है वो चीज, क्योंकि आप वहां रह रहे हैं और आप रोज की बातें सुनते हैं, राइट। लेकिन बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए जो रियल स्टेट है वो एक बड़ी एक सेफ सी चीज हो, हाई ग्रोथ हो और लिक्विड होनी चाहिए। ये तो वो सन फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप मुझसे कहें तो मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत प्राइसेस गिरी हुई है। मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बीच में कुछ नहीं चाहिए, वो ऐसा पैसा मैंने फेंक दिया, छोड़ दिया, अब वो मेरा बच्चा होगा तो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको वो चीज मिल जाएगी। उस अप्रोच से इस वक्त हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप इन्वेस्ट ना करें, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाला सिलसिला है ना पाकिस्तान का, कि 2 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, उसमें हमें कोई ऐसे इंडिकेटर नजर नहीं आ रहे जहां पे ऐसी ग्रोथ हमें दिखे। जब हम मार्केट्स को घूमते हैं और हम शारजा देखते हैं या रासो खैमा देखते हैं या ये सारी मार्केट देखते हैं, तो ये सारी की सारी ग्रोइंग स्टेजेस में अब एंटर हो रही हैं। दुबई तो थोड़ी मेच्योर हो गई है मार्केट, बट शारजा की मार्केट तो उफ, अभी 2 साल में कहां से कहां पहुंची है। अभी तो खुली है वो मार्केट 2 साल पहले। ओमान की मार्केट जो है वो इस वक्त बहुत आइडियल है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो मार्केट करेक्शन हो रही है और वहां पे प्राइसेस गिर गई हैं, उसकी रेडी टू मूव की प्राइसेस गिर गई हैं, ऑफ प्लान की प्राइसेस चढ़ रही हैं। तो इसलिए आई थिंक ये लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान अच्छा है, शॉर्ट टर्म देखना है। और दूसरा ये कि आपके लिए एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न क्या होना चाहिए, इस वक्त दुनिया की करेंसी जो है ना वो डॉलर के साथ कनेक्टेड है, और आपकी वैल्यू डॉलर के साथ जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है। वो कितनी ऊपर जाएगी, नीचे तो जा नहीं सकती, अब ऊपर ही जाना है उसने, और कब जाना है हमें नहीं पता कैसे होगा। तो आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना, अगर पैक करें ना तो डॉलर के साथ पैक करें, स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट पैक करेंगे ना तो वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेंगे। लेकिन अगर आपने वीक करेंसीज के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की तो उनमें नुकसान होगा। इवन पाकिस्तान में वैल्यू अगर आपकी बढ़ भी जाती है तो डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। और लोगों का बेसिकली शिकायत ही पाकिस्तान में ये है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हमने की थी पाउंड्स के अंदर या डॉलर्स के अंदर की थी, उसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑल्दो के वहां थोड़े से पैसे बढ़ गए हैं चंद चीजों के, तो तब भी हमें वारा नहीं खा रहा और हमें लग रहा है हमारा नुकसान ही हुआ है। तो आपको करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, फिर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मैंने भी यहाँ पे जो आपको प्रेजेंटेशन दी है तो मेरा सारा फोकस रहा है उसके फ्यूचर के ऊपर, उनके विजन के ऊपर, और इस चीज के ऊपर कि उन्होंने कैसे दुनिया के खराब होने को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। दुनिया खराब हो रही है, ऑप्शन देख रही है, तभी तो दुबई आ रही है। कोई दुबई घर घर जाके लोगों को उठा उठा के तो नहीं लेकर आ रहा ना, कोई आपसे नहीं कह रहा दुबई जाओ, कोई जहाज नहीं आ रहे कि नहीं आ जाओ आ जाओ। क्यों जा रहे हैं लोग? तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको वहां सेफ्टी नजर आ रही है। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको वहां ग्रोथ नजर आ रही है। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो अब तंग आ गए हैं कि भाई हम यार ये क्या सारा वक्त लगा हुआ है कि कौन कौन बरेलवी है और कौन शिया है और कौन अमीर है और कौन ये किन चीजों में पड़े हुए हैं हम। हमें तो आराम से अपनी जिंदगी गुजारनी है और काम करना है और मेहनत करनी है। तो वो दुबई जो है ना वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको बहुत सिंक किया है, और अब एग्जैक्टली वही काम अबू धाबी कर रहा है, वही काम सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, एग्जैक्टली यही कर रहा है। एग्जैक्टली यही कर रहा है जो दुबई ने किया 20 साल पहले। ओमान क्या कर रहा है? एग्जैक्टली यही कर रहा है। वो कह रहे हैं ये सारी चीजें बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी इकोनॉमी कैसी चल रही है। इकोनॉमी अच्छी होगी कुछ भी कर लो, इकोनॉमी बकवास होगी कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं कर सकते। मेक सेंस। आपको थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा ओवरऑल होराइजन, और वो इंटरनेशनल लोगों से थोड़ा सी बात करें, जो आपके रिश्तेदार दोस्त वगैरह बाहर बैठे हुए हैं, उनसे पूछें कि यार क्या सीन है, तुम यहाँ इन्वेस्ट करोगे वहां इन्वेस्ट करोगे। आई थिंक उससे आपको काफी इंसाइट्स मिलेंगी कि लोग जो हैं वो अब
बहुत कॉशियस भी हो गए हैं लोग, अब रैंडमली इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं यार यही पैसा है मेरा जो मुझे हेल्प करेगा फ्यूचर में, क्योंकि मुझे सर्टेनिटी नजर नहीं आ रही, तो मैं बड़ा छांट पटक के स्पेंड करूं। इवन दुबई में भी जो लोग जा रहे हैं ना, बहुत मेहनत करके उसको उसको वो कर रहे हैं। ये 2008 वाला दुबई नहीं है, 2015 वाला दुबई नहीं है। ये बहुत टफ है इस वक्त इवन दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट कराना भी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये मेरा जवाब है। जी बताइए, कोई और सवाल? जी एक और क्वेश्चन है, जी जी जी। अगेन मेक सेंस आपकी बात, बड़ी वो करेंसी वाली तो बहुत अच्छी रिलेट मैं कर पा रहा हूँ। और रीजन वाइज भी क्योंकि मैं एक्सपो पे गया था तो आई सॉ द पोटेंशियल कि दुबई ने उस टाइम पे दिखाया था कि भाई डैडी हम ही हैं मुल्क। तो अच्छा मुझे बताइएगा, आपने अपनी वो स्लाइड्स में जो बताया था कि रेडी टू अभी जो है जगह जहाँ पे आपका रेंटल इमीडिएट, तो उनकी स्टार्टिंग प्राइसेस कितने मिलियन डॉलर से हो जाती है ये एडी मिलियन? यार ये हाँ, एडी की हम बात करें तो मैं कहूँ तकरीबन 5-6 लाख से आप एक्सपेक्ट कीजिए कि स्टूडियोज मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। ऑफ प्लान की बात मैं कर रहा हूँ। ऑफ प्लान मतलब ठीक है। आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होंगी, 10% अभी पे करेंगे, फिर 3 साल बाद मिलेगा आपको, फिर तो ये उस प्राइस से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप प्राइस थोड़ी सी ऊपर आपकी जाएगी तो आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है कि आप वहां पे गारंटीड रेंटल्स पे चले जाएं। यानी कुछ कंपनीज जो है ना वो आपको ये कह रही है कि आप हमें फर्ज करें 10 रुपए दे दें, ठीक है, 7 रुपए आप पे कर दें, ठीक है, और बाकी जो 3 रुपए है ना वो हम रेंटल से पूरा कर लेंगे, या रेंटल से 50% आ जाएगा वहां से। यानी पोस्ट हैंडओवर प्लान्स की बात कर रहे हैं वो। आपको प्रॉपर्टी जो है वो ठीक हैंडओवर कर देंगे 70% पे, और आपके बिहाफ पे रेंट पे दे देंगे उसको। अब रेंट से जो पैसे आएंगे उससे उनकी किस्तें पूरी हो जाएंगी डेवलपर की। है। इस तरह के भी मॉडल्स उन्होंने, क्योंकि कॉम्पिटिशन 585 बिल्डर है इस वक्त दुबई के अंदर। तो आप सोच सकते हैं किस किस तरह की इनोवेशन उन्होंने की हुई है सेल आउट करने के लिए। लेकिन साथ में ये भी जरूर ख्याल रखने की जरूरत है कि आपने हर डेवलपर के साथ आप नहीं जा सकते, क्योंकि गोल्ड रश है ना, तो क्या जी दुबई दुबई दुबई, पता चला कहीं पे भी जाके बैठ गए आपके दुबई दुबई। लेकिन वहां पे आपको बहुत छांट पटक के देखने की जरूरत है कि भाई मैं किसके साथ जा रहा हूँ, क्रेडिबिलिटी क्या है, मार्केट रेपुटेशन क्या है, डेवलपर कितना अच्छा है, डिलीवर क्या कर चुका है, क्वालिटी, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से देखनी है। और वंस यू आर हैप्पी विद दैट देन यू शुड मूव फॉरवर्ड। अब उसकी ये कि आपको थोड़ी सी प्रीमियम प्राइस देनी पड़ती है, लेकिन उसका एडवांटेज ये होता है कि जब प्रीमियम प्राइस आप दे देते हैं ना, जैसे मेरी कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो इमार में है, नखील के अंदर है, यार पीस ऑफ माइंड है, एब्सोल्युटली पीस ऑफ माइंड है। कोई मेरे पास ईमेल आ रही भी होती हैं, सेल कर दें, ये कर दें, खाली पड़ी है तो मैं रेंट पे दे दूं, मतलब उन्होंने बांटे हुए होंगे मेरे ईमेल एड्रेसेस, इंडस्ट्री में बांटे हुए होंगे, सबके पास होंगे वहां पे, मेरे पास ईमेल आती हैं उसकी। तो उनकी रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने दुबई गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करके नखील में और इमार में प्रॉपर्टीज खरीदी ना, तो वो दुबई गवर्नमेंट मुझे रिस्पॉन्ड बैक कर रही है। तो इसलिए थोड़े पैसे खर्च ज्यादा भी हो जाएं, लेकिन रिमोटली आप बैठे हुए हैं तो वो पैसे वर्थ इट है। वरना आप मसले सॉल्व करने दुबई जाएंगे क्या अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो अगर आप बड़े बिल्डर्स के साथ जाएंगे, अच्छे रेपुटेड बिल्डर्स के साथ जाएंगे, उनके साथ जाएंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी छोटे बड़े डेवलपर के साथ चले जाएंगे, चीजों के साथ चले जाएंगे, वो हाँ जी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है मैं ले लेता हूँ, नहीं मिलेगा, परेशानी होगी आपको। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपने कि यहाँ वहां पे आप मैनेज उस तरह से नहीं कर सकेंगे जिस तरह से आप पाकिस्तान में चीजों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट जगह जगह है। और आपका ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाएगी, वीजा कॉस्ट बढ़ जाएगी, रहने का खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैं कभी भी जब गया हूं ना दुबई, जब भी मैं दुबई गया मैं कभी भी प्रॉपर्टी की वजह से नहीं, देखने की वजह से नहीं गया मैं। अपने उस पर गया हूं कि मैं गया था, मैंने कहा चलो प्रॉपर्टी भी देख लूं, चलो स्टेट एजेंट से भी मिल लूं, चलो नया टेनेंट आया हुआ है चलो उससे मैं बातचीत भी कर लूं, ऐसे अपनी मर्जी से मैं गया। तो ये जरूर ख्याल रखिएगा कि जो जिसके साथ भी आप एंगेज हो वो उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी तो चाहिए। मोहसिन भाई एक अगेन इट माइट बी अ स्टूपिड क्वेश्चन बट लेट मी आस्क इट कोई भी एनीवेज। सवाल स्टूपिड नहीं होता दोस्त। सो अगर बड़े इजी वर्ड्स में हम कहें कि कितने इन्वेस्ट करके कितना अप्रोक्सीमेट आप दुबई की मार्केट से रेंटल्स या किसी और फॉर्म में ले सकते हैं, तो व्हाट वुड बी द इजीएस्ट आंसर फ्रॉम योर साइड? कब से आपने आपने उस क्वेश्चन को स्टूपिड कह के सबसे भारी क्वेश्चन कर दिया क्योंकि देखिए अगेन यही आता है ना कि अभी भी मैं दिमाग में जब आपकी बातें चल रही थी मैं ये सोच रहा था अच्छा मेरे पास जो इतने पैसे हैं मैं यहाँ पे लगाऊं वहां पे लगाऊं, बट सवाल ये आ रहा था
जैसा यहाँ पे अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज देख रहा था, तो वो गारंटीड रिजल्ट कर रहे थे 1% ऑफ द इन्वेस्टमेंट रेंटल, और वो अच्छे जैसा रेडिसन ब्लू के प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद के अंदर और इस तरह के। तो मैं थोड़ा सा अगेन बड़ा हाई लेवल, ऑब्वियसली आई नो कि आप एग्जैक्ट नहीं आंसर हो सकता है इसको, वो डेवलपर टू डेवलपर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा, बट जस्ट अ हाई लेवल आपके एक्सपोजर की बेस पे मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इतने करोड़ लगा के व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड मंथली, मे बी रेंटल्स और वो चीज़ें कि क्या दिमाग में एक पिक्चर अच्छी बुरी बनाई जा सकती है? देखिए, एक तो रीजन टू रीजन वेरी करता है, ठीक है। जैसे दुबई साउथ की बात की ना, इसका थोड़ा सा रिटर्न थोड़ा सा अभी ज्यादा होगा, क्योंकि इस वक्त हाइप चढ़ी हुई है, शोर मचा हुआ है, जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं वो दुबई साउथ की ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। मैंने जो नेक्स्ट आपको बताया, तो उसमें सिलिकॉन ओएसिस का मैंने बताया, जो कि अब आने वाला है। अभी खबर इतनी ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन बाद में आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्राइसेस ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आप बारिशों के बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बारिशों से पहले आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आपको कोई अभी 15-20% का मार्जिन की ग्रोथ मिल चुकी होती, अगर आपने किया होता तो, क्योंकि खबर के साथ साथ मार्केट चढ़ गई है। इसी तरह से अब जब चढ़िए तो 20% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन आने वाले वक्त के लिए आपको 4-5 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था इमारत साउथ की, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, 70% गेन है उसमें 4 सालों में पीछे, लेकिन हम उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? कोविड से कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्ली बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोविड तो है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई 15-20% ईयर का तो अभी कहीं नहीं गया हुआ आने वाले 4-5 सालों के अंदर। 15% वर्स्ट केस सिनेरियो, जबकि 10% बहुत अच्छा होता है, लेकिन 15% ये मंथली आप बात करें कैपिटल गेन, कैपिटल एप्रिसिएशन की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बट रेंटल जो है वो 6 से 7% तक। और अगर आप फर्ज करें ले लेते हैं ऐसी जगह पे जो हॉट है टूरिस्ट के लिए, तो वो फिर 9-10% तक हो जाएगा। नेट की बात कर रहा हूँ, ओके ओके, नेट दैट्स वेरी इंप्रेसिव। नेट होगा अगर वो से, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो है ना वो होटल्स में नहीं रहते, अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। और अब जो बहुत सारे ये जो अपार्टमेंट्स बने हैं ना, ये होटल्स अच्छे हैं, सर्विसेज उन्होंने सब दे दी, स्विमिंग पूल ये वो सब है। यानी आप जाओगे, आप कहेंगे मुझे तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं बाहर? और वो होटल का डंडा भी नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां ना जाओ। तो लोग बहुत सारे प्रेफर करें, क्योंकि फैमिलीज के साथ आते हैं। तो ये बहुत वो चल रहा है, और लीगल है एयरबीएनबी ना, इन्होंने लीगल कर दिया है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एयरबीएनबी करती हैं वहां पे दुबई के अंदर। तो 6-7%, और वो भी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऊपर नीचे मार्केट के बाद बता रहा हूँ मैं आपको, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो प्रॉपर्टीज मेरे पास हैं। 6-7% नेट अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हैं, और तकरीबन कोई 9-10% जो है वो आपको वो मिल जाएगा। ज्यादा भी मिल सकता है डिपेंडिंग कि वो प्रॉपर्टी कितना ज्यादा उसके साथ फीचर्स लगे हुए हैं, बीच फ्रंट है, इस तरह की है ना, तो उसमें थोड़े से ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। बट ये इस वक्त चल रहा है। ठीक है, मेक सेंस। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई फॉर आंसरिंग। कोई और सवाल? मुदस्सिर, काशान, एनी क्वेश्चन? एक बात रिफ्लेक्शन है, आवाज सही आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल सही, बताइए। अच्छा, अभी जितना भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, आपने खुद भी बोला कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कोविड टाइम से। जी जी बिल्कुल, वो यानी वंस इन अ ब्लू मून, और वो काफी एक्सेप्शनल था। जैसे आपने एक बार बोला कि यार वो फैमिलीज थी, फैमिलीज ने उनकी प्रॉपर्टीज रेंट हुई हुई और वो रेंट पे ही सारा चल रहा है। अभी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं उस वक्त करना चाह रहा था कि अब उन्होंने कब प्रॉपर्टी खरीदी है। प्रॉपर्टी अगर उन्होंने कोविड में है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसका रेंटल आ रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं, मगर अब ऑलरेडी आपने ग्राफ भी दिखाया कि यार वो ऑलरेडी पीक पे है, वहां पे सारी चीजें हाँ पीक मैं नहीं कह सकता। यस कोई मुझसे पूछता है ना कि प्रॉपर्टी के पीक पे चलेगी, मैंने कहा भाई किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो? नहीं, पीक का लफ्ज नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ हाँ प्राइसेस बढ़ गई हैं, प्राइसेस बढ़ रही, हिट किया है उसने, वो पीक किया वो। और मैं बताऊं कि अब करेक्शन थोड़ी सी आएगी आने वाले वक्त में, ठीक है, ये नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन वो भी वेरी करता है कि आप किस इलाके में कर रहे हैं। एक पूरा दुबई के साथ नहीं आएगी वो करेक्शन, सर्टेन एरियाज के अंदर आ जाएगी। वो जो क्रैश की सिचुएशन थी ना, क्रैश हो गया था, वो नहीं होगा, क्योंकि अब हर सेंटर ना अपनी जगह एक खुद ही एक शहर बन गया, और वो डिफरेंट उस पर हो गया। तो इसलिए उस जगह को ना स्पेसिफिकली उसके नेबरहुड को समझना बहुत जरूरी है, जहां पे भी आप जा रहे हैं। नेबरहुड वेरी क्रिटिकल होने क्या जा रहा है।
जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए, मैंने शायद आपका सवाल। नहीं, तो ये डिस्कशन था, तो अब ये कि मेरी जो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ कोर्स कि वहां पे उन्होंने ओपन कर दिया है, जो लोग वहां पे आ रहे हैं वो रेंटल पे क्यों जाएंगे, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी बाय करके, जैसे आपने बताया यार वर्ल्ड में वॉर्स चल रही हैं, सारी चीजें हैं, लोग अब लॉन्ग टर्म देखने चाह रहे हैं, स्टूडियो इतना फेमस नहीं है जितना अब बड़े घर फेमस हो रहे हैं क्योंकि डिमांड ऐसा उनकी ही है, ज्यादा बढ़ रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही अब है। वो रेंटल पे क्यों जाएंगे, वो अपना विजन वहां पे बाई क्यों नहीं करेंगे? ये यार एक बड़ा ये बड़ा कंफ्यूज। सवाल है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, एक तो होता है वो बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, तो वो जब कहते हैं मुझे बिजनेस बंद करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो जाएंगे, डेफिनेटली वो यही करेंगे जो आपने कहा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, हमारे बच्चे निकल रहे हैं, इन पाकिस्तानियों का भी देखें तो जो 60-70% निकला होगा वो बच्चा ही निकला होगा ना हमारा, डिग्रीज लेके वो करके नौकरियों के चक्कर में वो कहाँ जा रहा है, वो दुबई जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है, यूके जा रहा है, इधर इन जगहों पे जा रहा है। जब वो जाएगा तो सबसे पहले कहाँ रहेगा वो रहेगा तो उन छोटे छोटे उसके अंदर ही ना, फिर अपनी बेगम को बुला लेगा। तो वो साइकिल जो है ना, वो चल रहा है जिसमें लोग कंटिन्यूसली आगे की तरफ जा रहे हैं। पहले तो ये था कि भाई मैं आया हूं, मैं इसी में रहूंगा और फिर मैं वापस चला जाऊंगा 4 साल बाद, मैं 3 साल बाद वापस चला जाऊंगा, मैं तो कुछ टाइम के लिए आया हूं। अब लोग जो बहुत सारे आ रहे हैं ना, इस दिमाग के साथ नहीं आ रहे कि मैं कुछ टाइम के लिए आ रहा हूँ। लोग इस दिमाग के साथ आ रहे हैं कि भाई यही करो और हमें भी बुला लो, यही करो और हमें भी बुला लो। तो वो साइकिल एक चलना शुरू हो गया है। उसके बाद उस साइकिल में ये भी एडवांटेज होता है कि जब आप वहां जाके रहना शुरू करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है, आपको सही सही। मॉर्गेज मिल जाते हैं। और जब मॉर्गेजेस मिल जाते हैं तो फिर आप उन प्रॉपर्टीज को मॉर्गेजेस पे लेना शुरू करते हैं। आपके पैसे नहीं है इतने, लेकिन डाउन पेमेंट तो वो साइकिल में सब लोग शामिल हैं, अमीर लोग भी शामिल हैं, मिडिल क्लास भी शामिल हैं, और नीचे जो बेचारे अर्ली स्टेजेस में एंटर हो रहे हैं जॉब्स के अंदर। और तो वो साइकिल जो है वो उसका माइंडसेट शिफ्ट हो गया। और अब 2 बेड 3 बेड, बल्कि मैं न्यूज भी देख रहा था, 2 बेड 3 बेड पे लोग ज्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि फैमिलीज जो हैं वो आ रही हैं बाहर से। तो ये है रीजन इसका कि एंट्री पॉइंट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन वो एंट्री पॉइंट अब कंटिन्यूसली जगह जगह पीछे से ना खाली होती जा रही हैं, और वो आगे आगे जाते जा रहे हैं। वो एंट्री पॉइंट बिल्कुल। रुक जाता था। 3 साल से रह रहा है एक बंदा मेरी प्रॉपर्टी में, कोई 3 साल नहीं, फौरन आएगा फौरन निकलेगा। और वैसे भी दुबई के अंदर पीछे जो है वो स्टूडियोज 1 बेड बहुत बने 2015-15 के अंदर ना, बहुत बने, क्योंकि बिकता वही था सबसे ज्यादा, इन्वेस्टर भी वही लेता था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ट्रेंड इधर शिफ्ट होना शुरू हो गया है कि अब बड़े बड़े यूनिट्स पे लोगों का फोकस इंक्रीज हो गया। अभी मेरे ख्याल से कि अब जैसे अभी ये सन सिटी था, सन सिटी जिसमें उन्होंने सिर्फ बनाई वो टाउन हाउस रहे एग्जैक्टली, मगर अभी अगर आप बड़े प्रोजेक्ट देखें तो उनमें आई गेस के 60% अभी भी स्टूडियो टाइप कुछ इस तरह के बन रहे हैं, फिर वो 1 में जाते हैं 2 में, ये रफली आसान डिपेंड करता है। अब जैसे डिपेंड करता है। इमार जो है ना कोई स्टूडियो नहीं बनाता, इमार 1 बेड करता है। डमैक कोई स्टूडियो नहीं बनाता, डमैक 1 बेड करता है। बल्कि उनका सबसे ज्यादा फोकस अब जो रहा है ना उन पे, वो है मास्टर प्लान के ऊपर, मास्टर ओके। कम्युनिटीज के ऊपर, कि पूरे पूरे बना दो। उसमें 1 बेड होता है, और फिर विलास के ऊपर फोकस है इनका, क्योंकि ये मास्टर कम्युनिटीज बन गई। हाँ ऑब्वियसली जो छोटे छोटे बिल्डर्स हैं वो ऑब्वियसली, क्योंकि उनको बेचना होता है, स्टूडियो सस्ते में बिकता है, प्राइस पॉइंट छोटा होता है ना उसका। और वो जो जगह इन्होंने छोड़ी हुई है, इमार ने छोड़ी हुई है और डमैक ने छोड़ी हुई है और जो बड़े बड़े डेवलपर्स ने छोड़ी हुई है, वो जगह फिर ये वाले डेवलपर फिल करते हैं। तो वही ना डिपेंड करता है कि किस डेवलपर की बात हो रही है, और उस डेवलपर के साथ रीसेल कनेक्टेड है आपकी, उसके साथ फिर वो सर्विसेज कनेक्टेड है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, क्वालिटी कनेक्टेड है, फिर वो लोकेशन कनेक्टेड है कि किसके करीब जाएगी किसके पास नहीं जाएगी, सब चीजें कनेक्टेड है। उसके बाद ओके। फिर डेवलपर इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है। जब एक दफा आप टॉप प्लेयर देख लें तो फिर डेवलपर इंजीनियरिंग में घुस जाए। हाँ नहीं, ये एग्जैक्टली उनका क्या क्वालिटी है सारी चीजें। अच्छा आपने वैसे, मैं इमार दिमाग और ये डेवलपर थे, मीराज भी एक डेवलपर है या? मिरास गवर्नमेंट का डेवलपर है, बिल्कुल। क्योंकि जैसे अभी, लकीन, मिरास और दुबई प्रॉपर्टीज, ओके ओके ओके। ये तीन जो हैं ये दुबई गवर्नमेंट का वो है। ये मर्ज हो गए अभी 2020 में, क्योंकि इनको ये पाम जबर अली बनाना था ना, मर्ज होके फिर ये क्या फाइनल क्या है दुबई अभी? होल्डिंग्स। दुबई होल्डिंग्स, ओके। ये नामों से तो इन्हीं से ऑपरेट करेंगे, आपको ये अच्छा। नाम आपको ये मिलेंगे। इवन दुबई प्रॉपर्टी शायद ना मिले, लेकिन मिरास और नखील ही मिलेगा। लेकिन जो कंपनी इनको
होल्ड किए हुए हैं वो अब दुबई होल्डिंग्स के नाम से। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। और चीज मुदस्सिर, कोई क्वेश्चन? गौहर, एनी क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक काफी हद तक आपने क्लैरिफाई कर दिया। डन डन। एनीवे, हम हैं कनेक्टेड, आप कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो तो जरूर बताइएगा, और कोई अब आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा सा तंग करते रहेंगे। जरूर 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 जरूर। मैंने कहा था रिसर्च का तो बहुत हमें शौक है, तो अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों से आती वेरी तो नाइस सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव, बड़ी इंसाइट्स और चीजें आपने शेयर की। बाकी अगेन जैसा मैंने कहा, तंग थोड़ा सा आपको करेंगे ऑनलाइन ही। नहीं नहीं, ठीक है, डन डन, ठीक है। काशान, भाई ये मुदस्सिर, स्लाइड शेयर करेंगे आप? या स्लाइड पे शेयर नहीं करूंगा। ओके ओके, काफी सारा डाटा, रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे शेयर? रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग तो चली जाएगी, सही, ठीक है, लेकिन गुड हो ठीक गया, है, डन। उसमें चलें कर लेंगे। चलें, ऑल चलिए, द थैंक्स बेस्ट, अ लॉट, टेक जज़ाकल्लाह केयर, खैर। चलो, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह ओके, अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। हाफिज।